अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी खैर आफियत के लिए दुआ गो हूँ। आज की वीडियो को जो टॉपिक है, यकीन करो जितने भी एडवांस लेवल के यूज़र हैं उन तमाम दोस्तों के लिए ये बेनिफिट देगी। और उसके साथ साथ आज जुम्मतुल मुबारक इस अजीम दिन की सदक़े अल्लाह पाक आप तमाम लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करे और जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को कामयाबों का मरान करे। आपकी कामयाबी में ही मेरी खुशी है। उसके पीछे रीज़न ये कि यार मुझे यकीन करो कि आप ये हर किस बंदे को पैसों से प्यार नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये यकीन करो कि मुझे पैसों का ज़रा भी लालच नहीं है। और यकीन करो ये कोर्स देने से पहले मैंने सोचा हुआ था कि ये बिल्कुल मैं फ्री में दूंगा, लेकिन फिर लोगों ने मुझे कहा कि यार ये जो आप फ्री दोगे इन्होंने इसकी कदर कोई नहीं करनी। जब कदर ही नहीं करेंगे तो मैंने कहा फिर ठीक है 2000 रुपये रख लेते हैं। तो जिस यूज़र ने ये कोर्स बाई किया हुआ है, यकीन करो आप तमाम दोस्तों का जो 2000 रुपये वो हलाल का जाएगा, वो हराम नहीं होने देता। उसके साथ साथ ये कि इसके अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा और कोर्स की तरफ अभी चलते हैं। लेकिन ये कि कुछ बुनियादी चीज़ें अगर जब तक आपको पता ना लगे आपको उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये कि इस कोर्स के अंदर आपको वो चीज़ें सिखाई जाएंगी कि इस कोर्स के एंड के बाद ख़त्म होने के बाद आप इतने खुद पैसे कमा सकोगे, लाइक 30 से 50 हज़ार रुपये जिसकी मैंने बात की थी और वादा भी किया था। और इंशाल्लाह ताला ये एक इससे ज़्यादा कमाओगे, ये देख लेना, इससे ज़्यादा कमाओगे। और उसके साथ साथ प्रो टिप्स भी इसके अंदर आपको दूंगा, जो खुद मैं काम कर रहा हूँ वही काम आपको बताना, क्योंकि जब मैं खुद कमा रहा हूँ तो आपको भी वही तरीक़ेकार बताऊँगा, तो क्या आप नहीं कमाओगे। एक वो छोटी सी बात है, वो ये कि जितने भी बेसिक से यूज़र हैं उनको मैं बेसिक से ही समझा रहा हूँ, और जितने एडवांस लेवल के यूज़र हैं मुझे पता है कि आप लोग खुद भी घबराए हुए कि यार 2000 रुपये दे दिया है और उसके साथ साथ ये कोर्स जो है अब पता नहीं इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बात बताता चलूँ कि अगर आपके कोई जहन में इस तरह की बात है तो वो अपने जहन से निकाल दें। उसकी रीज़न ये कि यार इस ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा, कोई एक दो नहीं, काफ़ी ज़्यादा यूज़र हैं जो बिल्कुल बेसिक से हैं, तो मुझे सब कुछ बेसिक से सिखाना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ ये कि अभी बोर्ड के ऊपर आज का जो टॉपिक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक वो जितने भी एडवांस के यूज़र हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला टॉपिक है। और उसके साथ साथ जो मैंने आज बोर्ड के ऊपर लिखे हैं क्वेश्चन, वो आपको भी मैं सुना देता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन था, उसका नाम था हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत आम सा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जो नॉर्मल पर्सन है वो कभी भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले ही नहीं सकता। दूसरी बात ये थी कि एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गूगल एडसेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर सेकंड पे आऊँगा कि जो पहला क्वेश्चन है ना कि आप लोग समझते हैं कि हम एडसेंस अप्रूवल ले लेंगे। तो भाई कभी भी आप अगर ये सोच के ना अगर आप कहते हो कि मैं ले लूँगा, तो वो आप कभी भी नहीं ले सकते। उसके पीछे रीज़न ये कि आजकल जो गूगल एडसेंस और गूगल का जो बोट है ना, वो इतना तेज़ हो चुका है, ये मैनुअल तो चेक नहीं करते हैं, ठीक है, सिवाय गूगल न्यूज़ के ये मैनुअल चेकिंग करते ही नहीं है। जो उनका बोट है वो आई थिंक गूगल न्यूज़ के सिवा एडसेंस अप्रूवल वाले जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं ये इनको ऑटो चेक करता है, ठीक है, ऑटो डिटेक्टर इनका होता है, वो उस वेबसाइट को पूरा स्कैन करता है। अगर आपकी वेबसाइट इनके एल्गोरिथम्स के ऊपर पूरा उतरती है तो आपको बेनिफिट होता है। बेनिफिट इस तरह होता है कि अब मैं मान के चलो आपकी वेबसाइट के ऊपर यूनिक आर्टिकल्स हैं, उनकी नेविगेशन बना हुआ है, उसका फुटर हो, जो उसकी पॉलिसी पेजेस हैं, जितनी भी जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, मैं बात करने का मकसद कि उनकी पॉलिसी के तहत आपकी वेबसाइट पूरा उतरती है तो आपकी वेबसाइट को वो एडसेंस से अप्रूव कर देते हैं, ठीक है जी। ये सबसे बड़ी मेन ये वजह है। और अगर आपकी वेबसाइट उनके पॉलिसीज़ के तहत नहीं उतरती तो आपको वो क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। अब इसके अंदर जो वायलेशंस हैं वो कल के दिन काउंट करेंगे, और इसके CPC को किस तरह से इंक्रीज़ किया जाता है, RPM क्या होता है, CPM क्या होता है, और अनलिमिटेड एडसेंस बनाना आज के दिन ही सिखाऊंगा, क्योंकि ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अनलिमिटेड एडसेंस फॉर यूट्यूब और अनलिमिटेड एडसेंस फॉर वेबसाइट। तो आज के दिन में जितने भी ये आपके ये 3 सवाल हैं ना, हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल किस तरह से लिया जाता है, और कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिनको मैं खुद पर्सनली तौर पे यूज़ करता हूँ और आपको रिकमेंड करूँगा, और लाइव प्रूफ के साथ प्रूफ दूंगा, ठीक है, और उसके साथ कंटेंट कहाँ से लेना ये आज के दिन में आपको बताऊँगा। और उसके साथ साथ ये कि ये जो कंटेंट होगा आपको कहीं से उठाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं कुछ वेबसाइट्स का प्रोवाइड कर दूंगा, आपने डायरेक्ट वहाँ से उठाना है, तमाम काम कॉपी पेस्ट होगा, लेकिन उनको यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आपको आज इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। और आई होप आप तमाम दोस्त इस वीडियो को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। मुझे नहीं पता कि इससे पहले के कई यूज़र्स ने आपको ये चीज़ें बताई हैं या नहीं बताई, लेकिन यकीन करो सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ
हूँ कि हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलेंगे, प्रैक्टिकल के साथ साथ लाइव स्क्रीन के ऊपर आप प्रूफ भी दूंगा और तमाम चीज़ें भी समझाऊंगा, तो तब आपको बेनिफिट होगा। तो अभी बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, कल एक गिला भी किया गया था कि यार आपका फेस नज़र नहीं आ रहा, तो भाई ये फेस और थोबड़ा जो है ये आज आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब इंसान अकेला होता है तो काफ़ी ज़्यादा यही मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। अभी आप ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है लेकिन बैकएंड पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। तो दूसरा अगर कोई पर्सन होता तो उससे फिर बंदा कहता कि यार आओ साथ वीडियो रिकॉर्ड करवाओ। तो आज इंशाल्लाह आपको फेस भी साथ साथ नज़र आएगा और उसके साथ साथ ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन भी आप देख लें एक दफ़ा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ गूगल एडसेंस और हाउ टू मेक अनलिमिटेड गूगल एडसेंस अप्रूवल। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसकी तरफ आते हैं, बाकी क्वेश्चंस की तरफ बाद में आएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ गूगल एडसेंस अप्रूवल और ये किस तरह से लिया जाता है और क्या करना चाहिए जिससे हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल जो है वो फास्ट मिले, हमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना आए। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर एडवांस लेवल के भी लोग हैं तो मैं बेसिक से फिर भी गाइड करूँगा। जितने भी मेरे बेसिक के स्टूडेंट हैं या जितने मेरे बेसिक के दोस्त और अहबाब वगैरह हैं उनको भी ताकि समझ आए, तो भाई थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल। गूगल एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से लिया जाए। अच्छा, गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए ना दो चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, आपके पास सबसे पहले तो साइट का होना ज़रूरी है। साइट में कोई भी चीज़ आ सकती है, ब्लॉग प्लस वेबसाइट, ब्लॉग प्लस वेबसाइट। जब आपके पास साइट होगी तो आप क्या कर लेंगे, उससे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लेंगे। अब साइट में ब्लॉग भी हो सकता है और वेबसाइट भी हो सकती है, और ब्लॉग और वेबसाइट का डिफरेंस तो आई होप आप तमाम दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं इनको समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी जो है आज मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ब्लॉग वो होता है जहाँ पे सिर्फ इमेजेस और वीडियोज़ वगैरह और एक महदूद, एक लिमिटेड चीज़, एक लिमिटेड टाइम के मुताबिक और लिमिटेड चीज़ें सिर्फ आप ऐड कर सकते हैं, उसे कहते हैं ब्लॉग। लाइक इमेज हो गया, पैराग्राफ हो गया, इन चीज़ों को ऐड करना ब्लॉग कहलाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है। ठीक है, आजकल एक बेसिक सी चीज़ जो अगर मैं बताता चलूँ वो है ब्लॉगर। जो ब्लॉग है ना, ये ब्लॉगर एक कंपनी है गूगल की तरफ से, और यहाँ पे आप यूज़र जाके ब्लॉग बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। और कल शायद आई होप आप तमाम दोस्तों को कल की वीडियो की समझ आई होगी, लेकिन अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे फिर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसी साथ साथ जब बंदा ब्लॉग बनाता है ना, तो आपको अगर मुफ्त में बनाता है, मुफ्त में वो आपको फिर अपना ब्लॉग स्पॉट का URL वगैरह देता है, तो वो किसकी तरफ से है, वो गूगल की तरफ से। अब गूगल अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करता है और अप्रूव भी जल्दी करता है। ये अगर आपको अगर नहीं पता तो मैं फिर बताता चलूँ, 100% आपकी अगर वेबसाइट ब्लॉगर पे है वो पहले अप्रूव होगी, क्योंकि गूगल अपने प्रोडक्ट को खुद प्रमोट करता है और उनको अप्रूव भी जल्दी करता है। अब इनके एल्गोरिथम भी मैं आपको समझाऊँगा, तो वो भी आप इनके एल्गोरिथम्स को भी समझना। तो ब्लॉग जो है या ब्लॉगर पे बना लें, ठीक है, नहीं तो आप ये कह सकते हैं। अच्छा, ब्लॉगर पे बना लें और वेबसाइट जो है ये वर्डप्रेस पे बना लें। ठीक है, अब वर्डप्रेस क्या होती है, वर्डप्रेस क्या, मैं थोड़ा सा अगर आपको मुवाजना करवाता चलूँ तो जो वर्डप्रेस वेबसाइट होती है ये समझ लें कि एक ओपन सोर्स है। इसके अंदर आप कुछ भी, इसको न्यूज़ वेबसाइट बना सकते हो, इसको डाउनलोडिंग साइट बना सकते हो, इसको मूवी साइट बना सकते हो, कुछ भी इसके ऊपर कर सकते हो। अब क्योंकि हमारा लेक्चर बनाने के मुतालिक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ। जिस तरह हमने कल आपको सिखाया था ना कि ब्लॉगर बनता है, इसी तरह वर्डप्रेस भी बनती है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग चाहिए होती है। होस्टिंग वो जगह होती है जहाँ मिसाल के तौर पर होस्टिंग मैं आपको बताता हूँ। अब जिन यूज़र्स को होस्टिंग का नहीं पता, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कंप्यूटर्स वगैरह पड़े होते हैं जिनको आप कहते हैं सर्वर। अब सर्वर के अंदर अपनी स्पेसेस होती हैं, अपनी गीगाबाइट्स के हिसाब से हार्ड लगी होती है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, उसके अंदर SSD भी लिखा होता है। भाई जिस तरह ये समझ लो कि आम हमारा कंप्यूटर पड़ा है, इसके अंदर हार्ड ड्राइव है। अब पहले आती थी SSD, ठीक है, और अब आ रही है SSD, स्पेशल स्पीड ड्राइव। ये अब आई थिंक इसकी एब्रीवेशन कुछ और होगा, लेकिन ये जो SSD हैं इनकी
जो HDD थी उनके हवाले से इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। SSD की ये फ़ौरन से झट से अगर आप कंप्यूटर के अंदर ये ऐड करवाते हैं SSD तो फ़ौरन से सिस्टम ऑन होता है। अब वो सिस्टम हमारे PC से ज़्यादा बड़े हैं, उनके नोड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो स्पीड्स को इंक्रीज़ करते हैं, उनकी रैम काफ़ी ज़्यादा है और वो 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, उनकी नेट की स्पीड फास्ट होती है, तो उसको कहते हैं सर्वर, ठीक है, सर्वर। और वहाँ से क्या मिलता है हमें, एक हमारी अगर मिसाल के तौर पे अब बड़ी कंपनीज़ हैं, अब cpanel जो है ना, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो होस्टिंग प्रोवाइड करती है। अब इसके अंदर एक वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा होता है। ये समझ लें कि वर्डप्रेस भी एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है वेबसाइट की, ठीक है, जहाँ पे आप जाके इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये होना ज़रूरी है, आपने डोमेन बाई किया, आपने होस्टिंग बाई की, होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग वर्डप्रेस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। मैं आपको समझाता चलूँ, यहाँ तक तो आई थिंक आप तमाम दोस्तों को जो है आपका ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आई होप, और मैं फिर से समझा देता हूँ। अच्छा जी, गर्मी दरअसल मुझे ना पसीना आजकल आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा आता है, और ये कमरा वगैरह जो है ना ये काफ़ी ठंडा भी है, लेकिन फिर भी गर्मी इस वजह से आती है क्योंकि मैं स्पीच कर रहा हूँ और स्पीच के दौरान सेल्स जो होते हैं हीट अप हो जाते हैं। आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं खुद एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और आप लोगों के सामने ये कंप्यूटर की बातें कर रहा हूँ, आपको भी एक बुरा लगेगा, लेकिन इंसान जब हीटअप होता है फिर आपको पता कि एवेपोरेशन और इसका प्रोसेस होता है और फिर पसीना वगैरह जो है वो बुखारात बन के बाहर आता है। अब मज़े की बात बताता चलूँ ये कि जो शेयर्ड होस्टिंग होती है ना, टॉपिक से थोड़ा सा हट गए हैं लेकिन टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं, घबराना वगैरह नहीं है, और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी आप लोगों को। जो शेयर्ड होस्टिंग है ये, मैं मज़े की बात बताऊँ, ये एक मेरे पास PC है, उसकी एक्सेस मैं किसी और यूज़र को दे दूँ, ये मतलब क्या हो गया, शेयर्ड हो गया। मेरे भाई ने PC परचेज़ किया, वो मुझे भी यूज़ करने देता है, ख़ुद भी यूज़ करता है, उसके अंदर डिफरेंट यूज़र्स बन जाते हैं, तो इसको कहते हैं शेयर्ड। और होस्टिंग सेम यही प्रोसेस शेयर्ड होस्टिंग में भी इस्तेमाल होता है कि जब सी पैनल से मुराद ये होता है कि एक ऐसा पैनल जहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के प्रोसेस वगैरह मिल जाते हैं, और जो आपका जहाँ पे आपकी फाइल्स रिकॉर्ड होती हैं, लाइक आपके पास कोई इमेज है, आप अपलोड करते हो अपनी वेबसाइट में, लेकिन आपने कभी गौर किया कि ये इमेज तो अपलोड हो गया है, लेकिन ये सेव कहाँ पे है? वो सेव कहाँ पे होती है? वो सेव इस जगह पे होती है, शेयर्ड होस्टिंग, जो आपका एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसके आप पैसे देते हैं महाना, जो आपने रेंट पे बाई किया हुआ है, उसको कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। और जो एक तो दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट भी, आप अपना सर्वर भी बाई कर सकते हो। देखो, आप अपना पर्सनल सर्वर भी बाई कर सकते हो। मान के चलो कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, मैंने कंप्यूटर वो बाई किया, मैंने बाई करके मैंने कहा कि मैं ये यूज़र उस यूज़र को दूंगा, इसकी स्पीड भी अच्छी है, इसकी रैम भी अच्छी है, इसकी हार्ड ड्राइव भी अच्छी वाली लगी हुई है, SSD लगी हुई है, इसकी 64 GB रैम है, ये Core i9 12th जनरेशन है, ये सर वही यूज़र यूज़ करेगा जो मुझे पर वहाँ इतने $, चार्ज करेगा। तो ये सिस्टम भी होता है। अभी तो यकीन करो कि इतनी चीज़ें हैं कि आप खुद कहोगे कि यार आप समझाते जाओ, हम समझते जाएँ, लेकिन यकीन करो एक जगह आप लोगों ने पाँव जमा के रखना है। जब आप अपनी एक जगह पे पाँव जमा के रखेंगे तब भी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ आपको नाकाम और अनसक्सेसफुल करोगे। हम सब में से आपको पता है कि मैं बातें इस वजह से करता हूँ क्योंकि आप लोगों में से बाज़ ऐसे यूज़र हैं जो नाकाम हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कि आज किसी से सबक लिया, कल किसी से सबक लिया, तो वो इंसान का जो माइंड है वो फ्लक्चुएट, मतलब कि ख़राब हो जाता है, फारिग हो जाता है। तो आप हमेशा किसी एक उस्ताद से तालीम लें, बेसिक से एंड तक। अगर वो एंड तक नहीं सिखाता तो उसकी तालीम पे अमल करते हुए किसी और जगह पे शिफ्ट हो, ठीक है। मतलब कि नेक्स्ट लेवल पे, लाइक जिस तरह आप 10 जमातें करते हो एक स्कूल से की, फिर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अलहदा कॉलेज में चले गए, तो ये इस तरह अपग्रेड होने का सिस्टम भी स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अब वापस आते हैं, जो शेयर्ड होस्टिंग होती है, आपने मान के चलो कि वो जो आपकी इमेज थी उसका रिकॉर्ड यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे डाटा, ये आपको समझ लो कि मेमोरी कार्ड है, ये जो होस्टिंग है ये मेमोरी कार्ड है या हार्ड ड्राइव है, जो भी आप इसे अपनी ज़बान में कहें, वो जितनी भी फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे आके
सेव हो जाती हैं। सेव होने के साथ साथ वो फिर कहाँ पे प्रीव्यू आपको वर्डप्रेस आपकी जो वेबसाइट होती है वो वहाँ पे नज़र आ रहा होता है। एक्चुअल में वो आपकी होस्टिंग के थ्रू, होस्टिंग में फाइल सेव्स होती हैं, ठीक है, और प्रीव्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। अच्छा, और भी आसान कर दूँ, आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर मेमोरी और स्पेस होती है, ठीक है। स्पेस वो होती है जो स्टोरेज होता है, रैम मेमोरी वो होती है जो रैम होती है। अब जो स्टोरेज है ना, स्टोरेज, ठीक है, आपने कोई तस्वीर खींची, आपके स्टोरेज के अंदर सेव होगी, और उसके साथ साथ उसका प्रीव्यू आपको मोबाइल की यूआई दिखा रही है। यूआई से मुराद उसका सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। ये जो चीज़ है, ये वेबसाइट, ये सॉफ्टवेयर है। ये जो होस्टिंग है, ये आपका स्टोरेज आपकी डाटा को कलेक्ट कर रहा है। उसके अंदर एक चिप लगी होती है जिसको कहते हैं स्टोरेज, ठीक है। उस चिप के अंदर गीगाबाइट्स के हिसाब से होती हैं, मेगाबाइट्स के हिसाब से होती हैं, डिफरेंट जिस तरह का फ़ोन है उस तरह की उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो अब आ जाती है बात ये कि ये तो आपको होस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया, और आई होप आपका होस्टिंग का ये कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाती है बात ये कि अच्छा, किसी का अगर होस्टिंग का कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर भी मुझसे ना पूछ सकता है, क्योंकि यार ये बुनियादी चीज़ें हैं। अगर जब तक ये आप लोगों को पता नहीं होंगी, यकीन करो, तब तक आपको कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। ये हकीकत बात है। और उसके साथ साथ अब आ जाती है बात ये कि आपने मान के चलो, आपने वर्डप्रेस भी बना ली। आई थिंक वर्डप्रेस का लोगो इसी तरह कुछ, शायद मैं गलत बना रहा हूँ, तो खैर जैसा भी है, बहरहाल ये एक बन गया। और ये एक तरफ है ब्लॉगर जो गूगल का है। अच्छा, ये वर्डप्रेस है, और ये है ब्लॉगर। ये वर्डप्रेस और ब्लॉगर है। अब इसमें से आपने चूज़ कौन सा करना है। अच्छा, अभी इम्पोर्टेंस बाकी रहती है, क्योंकि क्लासेस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और समझने भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जो इनका कंसेप्ट है ना, वो आपका क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये माइंड में, जहन में ये बात नशीन कर रहे हैं कि वर्डप्रेस और ब्लॉगर में बड़ा फ़र्क है। आप लोगों को कौन सा यूज़ करना है। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि जो वर्डप्रेस और ब्लॉगर है ना, अब अगर इनमें से आप कोई एक प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास आपका बजट नहीं है, ब्लॉगर यूज़ करें। अगर आपके पास बजट भी है, बजट से मुराद यही कि 10,000 रुपया सालाना, एक साल का 10,000 रुपया समझ लो आपके पास है, तो फिर आप वर्डप्रेस को यूज़ करो। वर्डप्रेस वो प्लेटफार्म है कि बड़ी बड़ी फेसबुक कंपनीज जैसी, सोनी की डिजिटल कंपनी, म्यूज़िक की कंपनी जैसी वेबसाइट्स जो हैं ये वर्डप्रेस के ऊपर है। अब वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है, आप इसको किसी तरह से भी डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर कई प्लगइन्स आ जाती हैं, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो ब्लॉगर होता है वो एक ब्लॉग है, वो महदूद मुद्दत तक है। अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस को यूज़ करें, विक्स को यूज़ करें। विक्स जो विक्स है ना, वो भी समझ लें कि वर्डप्रेस का बहन भाई हैं। तो सेम ये प्रोसेस है, इनके थ्रू आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब थर्ड एक चीज़ आती है, वो मैंने अभी आप लोगों को लिख के ना बताई है, ना ही वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ अभी, क्योंकि वो बता तो दूंगा, लेकिन ये है कि अगर मैं समझाता हूँ तो वो जितने भी बेसिक से यूज़र हैं उनको कुछ उनकी समझ नहीं आएगी। एक वेबसाइट वो होती है जो आपने मैनुअल क्रिएट की होती है, आपको कोडिंग आती है, आपने एक स्पेशल जगह से जाके कोर्स या किसी स्कूल से, किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री हासिल की, आप खुद ही बनाते हो। मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर बना हुआ है ना, अब कंप्यूटर बनाया गया है, किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इंसान के पास अल्लाह पाक ने इल्म अता किया है, अकल अता की है, तब जाके वो क्या बना है? पीसी, और वो कंप्यूटर जो है वो बना है, इजाद हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह वेबसाइट को बनाने के लिए ना, मान के चलो मैं कहता हूँ कि जब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, एक बटन है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक बटन बनाना है। ये मान के चलो मेरी वेबसाइट है। अब कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम करती हैं, मतलब कि एक पार्ट यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, वो है वर्डप्रेस। उसे ओपन सोर्स कहते हैं, मतलब कि उसके अंदर आपको कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपका काम कर देती है जो आपने कोडिंग में करना होता है। वो ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपकी वो वेबसाइट बन जाएगी। मेरी सारी वेबसाइट्स वर्डप्रेस में हैं, मज़े की बात सुनो। और कुछ वेबसाइट्स हैं वो मैनुअल हैं,
ठीक है, जो हाथ से बनाई गई। हाथ से बनाने से मुराद ये है कि अगर आप सही प्रोफेशनल हैं तो आपकी वेबसाइट हमेशा ही मैनुअल पे होगी, जिसको आप स्क्रिप्ट्स बोलते हैं, जिसको आप PHP लैंग्वेज में कहते हैं, पाइथन में, जावा स्क्रिप्ट में, HTML में, किसी में लैंग्वेज में भी फ़र्ज़ करो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे। अब जो मैनुअल वेबसाइट होती है, मैं कहता हूँ कि ये मेरा ज़हीर अब्बास नाम है, मैंने ये सेंटर में लिखना है। कोडिंग बैकएंड पे कोडिंग करोगे, कोड डालोगे, ठीक है, सेंटर में अलाइनमेंट करने के लिए, तो ये मेरा नाम डायरेक्ट सेंटर में आएगा, इधर प्रीव्यू और होगा कोड्स के थ्रू इधर। और उसके साथ मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे इमेज लगानी है तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी। और यही काम वर्डप्रेस भी कर रही है। इसी वजह से वर्डप्रेस को ये समझ लो कि ओपन सोर्स कहा गया है। जो आपकी कोड वाली वेबसाइट्स काम करती हैं वही वर्डप्रेस करती है, लेकिन वर्डप्रेस कभी भी आपका वो प्रोसेस नहीं कर सकती। लाइक मिसाल के तौर पे मान के चलो, ये भी एडवांस लेवल के यूज़र के लिए ये बात है, ये बात जो है ना, अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने कीवर्ड रिसर्च करना है, अब वर्डप्रेस के ऊपर ना कोई ऐसी थीम बनी है, मैं भी कोई बनी है, लेकिन कोई ऐसी थीम नहीं बनी कि वो इस तरह का काम करे, वो मैनुअल बनानी पड़ती है। मैनुअल इस तरह से बनानी पड़ती है कि मैंने कोई कीवर्ड रिसर्च करना है, उसकी CPC को चेक करना है। गूगल एडवर्ड है, जिस तरह मैं वो कीवर्ड प्लानर, वो कल मैं उसके बारे में जिक्र भी करूँगा और बताऊँगा भी। तो मान के चलो कि मैंने कीवर्ड रिसर्च टूल बनाना है, तो वो मुझे वर्डप्रेस बना के नहीं देगी, वो मुझे मैनुअल बनानी पड़ेगी। और अब आते हैं अपने यही अच्छा, वर्डप्रेस और ब्लॉगर के बारे में बात यहाँ पे थी कि आप लोगों का अगर बजट है, आप लोग अमीर कराने चाहें तो भाई फिर 10, क्योंकि आजकल आपको पता है कि यूज़र 1000 रुपये देते हुए भी बेसिक यूज़र डरता है। किसी के पास 1000 रुपया भी नहीं होता, ठीक है, हम तो लाखों और करोड़ों की बात कर रहे होते हैं ना, तो किसी के पास 1000 रुपये भी नहीं होता, किसी के पास 2000 रुपये भी नहीं होता, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये कि जिनका बजट नहीं है और जो बिल्कुल मुफ्त से स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो वो यूज़ करें ब्लॉगर। ब्लॉगर बेस्ट है। आपका काम सिर्फ क्या है, आपने पैसे ही कमाने हैं ना, और तो कुछ नहीं करना, और वो आप इससे भी गुजारा चला सकते हैं। अगर आपने लाइफ टाइम काम करना है फिर वर्डप्रेस को यूज़ करें, बहुत बेहतरीन। ये समझ लें कि इनका जो तरीक़ाकार है, जो इन्होंने ये एक प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है, ये बहुत ही बेहतरीन है और ये आप तमाम यूज़र्स को बेनिफिट इतना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आ जाती है बात ये कि वर्डप्रेस की बात की जाए, अब आ जाती है बात अप्रूवल की। जो मेन टॉपिक है, खींच के उसको हम यहाँ पे लेके आ गए। अच्छा जी, अब बात आती है गूगल एडसेंस अप्रूवल की। गूगल एडसेंस आपने अप्रूव करवाना, अप्रूव वो किस तरह होगा और वो किसके ऊपर बेहतरीन कर। अच्छा, इसके अंदर ना 3 से 4 जो सवाल है ना, इसी के अंदर से निकलते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि हम ब्लॉगर को यूज़ करें या वर्डप्रेस को यूज़ करें तो आपको अप्रूवल जल्दी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये है कि सेकंड क्वेश्चन इसमें से निकलता है कि हम किसको लाइफ टाइम के लिए लेके चल सकते हैं, ठीक है। और मैं दोनों के लिए इसका जवाब आपको बड़े एक ही सवाल के अंदर मैं आपको इस निपटा दूंगा, ठीक है, एक ही बात के अंदर। वो ये कि चाहे आप ब्लॉगर यूज़ करो या चाहे आप वर्डप्रेस यूज़ करो, अप्रूवल आपको कंफर्म मिलेगा। लेकिन जो ब्लॉगर है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा अप्रूवल जल्दी मिलता है। उसके पीछे रीज़न ये कि ब्लॉगर खुद गूगल का एक प्लेटफार्म है और हम सब किसके मोहताज हैं। मोहताज तो किसी की नहीं है, लेकिन क्योंकि हम गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। मान के चलो कि मैं आपकी कंपनी में लगा हूँ, मैं क्या हूँ, नौकर हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई अपना ज़ाती प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं गूगल एडसेंस को यूज़ करता हूँ, गूगल एडसेंस के एड्स को यूज़ करता हूँ। अब इन लोगों ने माइंड ऐसा डेवलप कर दिया है कि यकीन करो, मैं कहता हूँ कि $1 मिलियन भी अगर हम कमा रहे हैं ना, तो इनकी चंद सेकंड्स की अर्निंग निकल जाती है, ठीक है। अभी इनके बड़े बड़े प्रोसेस हैं, वो आप लोगों को नहीं बता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो बताऊँ, उनसे आगाह करूँ, ताकि आप लोगों का भी माइंड जो है ओपन हो जाए, कंजस्टेड ना रहे। और अब आ जाती है बात यह कि गूगल एडसेंस अप्रूवल अगर करवाना है तो भाई फास्ट अगर करवाना है तो वो है ब्लॉगर। उसके पीछे सबसे बड़ी उसकी रीज़न ये कि गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है। सेकंड इसकी रीज़न ये कि ये चंद दिनों के अंदर ही अप्रूव हो जाता है। चंद दिनों में ये कुछ जो चीज़ें हैं ये एडवांस लेवल के लोगों के लिए हैं, और बेसिक वाले भी थोड़ा सा हम अब स्पीड इंक्रीज़ करें। ब्लॉगर वाले इस वजह से अप्रूव हो जाता है कि इनके ऊपर आपको कोई इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती, ना इतना सजाना ना संवारना पड़ता है। वो मैं आपको अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के सब कुछ दिखाऊंगा भी। अब ब्लॉगर अप्रूव क्यों होता है,
एक तो इसके ऊपर आप अगर 40 पोस्ट करो, आपकी वेबसाइट अप्रूव, नेविगेशन ठीक से बना हुआ, तब ये आपकी वेबसाइट, ये चीज़ नेविगेशन ये 40 पोस्ट हो तो आपकी वेबसाइट क्या है, अप्रूव हो जाएगी। 18 पोस्ट पे भी हो जाती है। अब मैं आपको ना इसका जो है वो तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ कि 18 पोस्ट के ऊपर किस तरह से होती हैं। 18 पोस्ट पे भी हो जाती है, 40 पोस्टों पे भी आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाती है, नेविगेशन और पेजेस बने हो। अच्छा, आपने हमेशा बात याद रखनी है कि गूगल जो है वो कभी भी आपके पेजेस को देखते नहीं है। और मज़े की बात यह है कि अगर आपके पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं, बात यहाँ पे गौर करने वाली है, जब भी आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है, जब भी आपके कोई पेजेस हैं या कुछ भी है, अगर आपके वो पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं और आपने किसी वेबसाइट का सहारा लेके उस पेज को क्रिएट किया है, तो याद रखिएगा कि उस वेबसाइट के ऊपर प्लेगरिज्म से मुराद होता है कि कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो जब आपने किसी भी यूज़र का कंटेंट कॉपी किया होगा या किसी वेबसाइट से कंटेंट जनरेट किया होगा और वो इंडेक्स हो रहा है, तो वेबसाइट आपकी कभी भी अप्रूव नहीं होगी, आपको पॉलिसी वायलेशन का इशू आएगा। अब यहाँ पे बात करते चलें कि गूगल एडसेंस अप्रूवल देना है, ब्लॉग है या ब्लॉगर है या वर्डप्रेस है। अब वो बात हो रही थी उस पेज की पॉलिसी वायलेशन, जो पॉलिसी वायलेट करता है। आपको मज़े की बात बताऊँ कि कुछ लिंक्स होते हैं जिनको इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। आप कोई भी वेबसाइट, आप मान के चलो आपने एक नई वेबसाइट क्रिएट किया है, ये आप बात हमेशा जहन में डाल लेना कि जब भी आप कोई वेबसाइट नई क्रिएट करते हो, आप पेजेस को क्रिएट करने के लिए किसी दूसरी वेबसाइट का सहारा लेते हो। आपने किसी दूसरी वेबसाइट के सहारा लिया, ठीक है, और वहाँ से एक पॉलिसी पेज क्रिएट किया, लाइक उनको पॉलिसी जनरेटर वेबसाइट कहते हैं, पॉलिसी पेजेस वो पॉलिसी जनरेटर वेबसाइट्स होती हैं, पॉलिसी पेजेस जनरेटर वेबसाइट। अब ये क्या करती हैं, आपको पेजेस क्रिएट कर देती हैं। अब इनकी सबसे बड़ी एक यकी ये होती है कि ये अपने उन्हीं पॉलिसी पेजेस के अंदर अपने एक लिंक छोड़ देती हैं, जिसको डू फॉलो बोलते हैं। डू फॉलो एक लिंक होता है। जब भी आप कोई वेबसाइट के अंदर किसी भी टेक्स्ट के अंदर लिंक डालते हो, लाइक मैं आपको बता भी देता हूँ, आपने कोई भी वेबसाइट क्रिएट की, पेजेस जनरेट किया, पॉलिसी पेज जनरेट किया, ठीक है, पॉलिसी पेज जनरेट किया, किसी वेबसाइट का सहारा लिया। अब आपने हमेशा याद रखना है कि उस पॉलिसी पेजेस को आपने नो फॉलो रखना है, ठीक है। और नो फॉलो इस वजह से कि गूगल का जब रोबोट आता है उसको क्रॉल ना कर पाए, और उसको नो इंडेक्स पे रखना है। अब ये फीचर ब्लॉगर में भी होता है और वर्डप्रेस में भी होता है, मैं आपको समझा दूंगा। इंडेक्स नोट का मतलब ये होता है कि जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर आएगा, उस पेज को कभी भी इंडेक्स नहीं करेगा। अब जब वो आपका पेज इंडेक्स हो जाता है, एक पॉलिसी पेजेस जनरेटर वेबसाइट को लाखों करोड़ों के हिसाब से बंदों ने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, और वो अपनी वेबसाइट पे उनका ही एक ही टेक्स्ट बार बार वो ही देती हैं, बस नाम क्या चेंज होता है, जहाँ पे उन्होंने नेम चेंज करना होता है वो आपकी वेबसाइट का नेम डाल देते हैं हम। सेकंड नंबर पे ये है कि आपकी वेबसाइट का नेम के साथ टाइटल और सब कुछ जो वो आपसे चीज़ें पूछता रहता है, उनका जो एक टूल होता है वो आप यूज़ करते हैं और वो आपको कहता है कि आपकी वेबसाइट का नेम क्या है, आपका ईमेल क्या है, बस ये 3 चीज़ें डाल देता है। और बाकी सारा वही जो पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो सारा का सारा पुराना टेक्स्ट होता है, कोई नया वाला टेक्स्ट नहीं होता, ठीक है। और जो टेक्स्ट है वही बार बार रिपीट और होता है। और उसके साथ साथ जब आपकी वेबसाइट के वो पेजेस इंडेक्स हो जाते हैं, उनके अंदर ना मतलब कि जब वो आपको कहता है ना कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड, आपकी पॉलिसी पेजेस बन गए, जब आप वो कॉपी टू क्लिपबोर्ड करते हैं, अभी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा भी, उनके अंदर इंटरनल लिंक आ जाते हैं। वो नीचे एक लिखा हुआ था कि दीज पेजेस आर जनरेटेड बाय पॉलिसी पेजेस जनरेटर.com। अब अगर आपकी वेबसाइट का डोमेन रेटिंग और डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है तो ये सीधा सीधा आप उसको एक बैक लिंक दे रहे हैं और उसकी वेबसाइट हमेशा ही रैंक्ड होगी, आपकी वेबसाइट हमेशा ही डी रैंक होगी। आपकी वेबसाइट कभी भी अगर आप बेफजूल से लिंक्स बनाते हो, जब मान के चलो कि आपकी वेबसाइट न्यू है और आपकी वेबसाइट की मार्केट के अंदर वैल्यू ही नहीं है,
ठीक है। तो हमें भी पता है कि यार इमरान खान या कोई भी वज़ीर आज़म वो अच्छा है, ठीक है, कोई बुरा है, तो हमें पता है इस चीज़ का, लेकिन हमारी मार्केट के अंदर वैल्यू सुनने वाला कोई नहीं है इतनी जल्दी। एक अकेले पर्सन की कोई भी नहीं सुनता। अब मिसाल के तौर पे अब जब लाखों बंदे होते हैं, बार बार वो अपना बीच में लिंक दे रहे हैं बेईमानी से, ठीक है, वो और वो चाहते तो ये लिख भी सकते थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पे रेफरेंस के तौर पे अपना इंटरनल लिंक दिया होता है, और वो हम उसको एक बैक लिंक दे रहे हैं। हम बैक लिंक दे रहे हैं, और एक बैक लिंक देने से क्या होता है, आपको मज़े की बात बताऊँ, एक बैक लिंक 15-15 हज़ार 30-30 हज़ार का हम एक बैक लिंक जो है लेते रहे हैं, वेबसाइट्स के लिए देते रहे हैं। तो ये सिस्टम होता है, और जब बैक लिंक मिल जाता है तो उसकी वेबसाइट हमेशा ही रैंक होगी, आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं होगी। आपने याद रखना कि किसी वेबसाइट को कभी बैक लिंक, जब तक आपकी वेबसाइट रैंक्ड नहीं हो जाती तब तक आपने नहीं देना, और हमेशा पोस्ट के अंदर दिया जाता है, पेजेस के अंदर नहीं दिया जाता। पेजेस के अंदर दें तो वो यही समझते हैं कि ये वेबसाइट इसका पार्ट है, ठीक है, एक हिस्सा है। अब वो उसकी वेबसाइट तो ऑलरेडी रैंक्ड होगी ही होगी, आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं होगी। ये कंसेप्ट आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाती है बात ये कि पॉलिसी पेज आपने जनरेट कर लिया, उसके अंदर जो मेन चीज़ देखनी है वो आपने ये दो चीज़ें रिमूव करनी है। एक तो सबसे पहली जो चीज़ है जनरेटेड बाय, उनका जो साइन होगा जनरेटेड बाय। सेकंड नंबर पे उनकी एक आती है जो उनका इंटरनल लिंक है, ये इंटरनल, वो आपको बाहर नज़र नहीं आ रहा होगा। अब वो जब भी आप उस लिंक के ऊपर जाकर होवर करेंगे तो वो ग्रीन कलर का साइन दे देगा या ब्लू कलर का वो बन जाएगा, ठीक है। जब भी आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो उस लिंक को जनरेटेड बाय, ये उनकी वेबसाइट का नाम लिखा होगा, उसके अंदर से रिमूव कर देना है। सिंपल सा बात, आपने ये काम करना है। और उसके बाद अपने इन पेजेस को कभी भी नो इंडेक्स पर रखा करें, कभी भी इनको इंडेक्स ना किया करें। जब भी आपका रोबोट और कराला रहता है उन पेजेस को कराल करता है, और जब वो कराल हो जाते हैं तो एक टेक्स्ट लाखों बंदों ने यूज़ किया है तो गूगल यही समझता है कि इसका पॉलिसी पेज ये मैंने इंडेक्स कर दिया। अब हो जाए, वेबसाइट से अप्रूव हो जाती हैं, लेकिन वो आपको ज़लील व ख्वार बहुत करता है। तो ये जो मेन टिप्स है ना, ये आपने हमेशा याद रखनी है। अब वो पेज जब इंडेक्स हो जाता है तो आपको पता है कि प्लेगरिज्म बीच में आएगा, मीन्स कि कॉपी पेस्टेड। और वो उसने तो जो गूगल का बोट डिटेक्टर होता है ना, जो आपकी साइट को स्कैन करता है, वो आपकी साइट को नहीं, वो पूरे गूगल के ऊपर वो जो आपका कंटेंट है उसको देख रहे होता है, उसको स्कैन कर रहा होता है, और स्कैन करने के बाद आपको दिखाता है रिजल्ट। अगर आपकी कोई प्लेगरिज्म कुछ परसेंटेज से अबव है, सारा ही कॉपी पेस्ट मारा है, तो आपकी वेबसाइट कभी भी अप्रूव नहीं होगी। अच्छा, ये तो हो गया। अब आ जाते हैं बात के गूगल एडसेंस के लिए कौन से पेजेस ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉग है तो कोई पेज भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और अगर आप वेबसाइट के अंदर कुकीज़ को एक्सेप्ट करवा रहे हैं, कुछ इस तरह का डाटा रिकॉर्ड करवा रहे हैं, फिर आपको जो है GDPR, ठीक है, GDPR ये कुकीज़, मिसाल के तौर पे कोई भी यूज़र मेरे पेज पे आया, मैंने उस पेज के डाटा रिकॉर्ड कर लिया, मीन्स दैट अगर कोई मेरा अकाउंट लॉगिन है तो वो लॉगिन हो गया, IP रिकॉर्ड कर ली, और उस वेबसाइट से किस तरह से उसने विज़िट किया, कौन सा ब्राउज़र यूज़ किया, तो ये डाटा अगर हम यूज़र का एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो गूगल कहता है आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाओ, और उसे क्या कहते हैं कुकीज़ पॉलिसी का पेज बनाओ, ठीक है। अब मान के चलो आपने ब्लॉग बनाया है, ब्लॉगर, ठीक है, कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप नहीं समझो, मैंने बनाया, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी जो वेबसाइट होती है ना, उसके अंदर आपकी अपना तारुफ भी होना ज़रूरी है। अपना तारुफ इस तरह से कि आपने अबाउट पेज बनाना होता है, अबाउट। अब गूगल का जो कुरादा रहता है वो अब ये देखता है कि वेबसाइट में अबाउट में लिखा है, अबाउट में हमें सिंपल यही लिखना होता है कि मेरी वेबसाइट इस काम के रिलेटेड है, अगर किसी को कोई इशू हो तो मुझे मेरी जीमेल पे रब्ता कर सकते हैं। अब बाज़ यूज़र का मैंने ये भी देखा होता है कि उन्होंने DMCA का पेज बनाया होता है, जिसकी एब्रीविएशन है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। अब DMCA वहाँ पे यूज़ होता है अगर आपकी वेबसाइट मूवीज़ के कंटेंट पे है, अगर आपकी वेबसाइट डाउनलोडिंग के कंटेंट पे है, किसी का कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं,
और वो आप समझते हैं कि वो कॉपीराइट देगा, तो फिर आप DMCA का पेज डाल के रखते हैं। वो ना कि गूगल के लिए ज़रूरी है, गूगल के क्रॉलर के लिए, वो हर उस ऑनर के लिए ज़रूरी है जो वेबसाइट का ऑनर है। मिसाल के तौर पे अब मैं कहता हूँ कि आप लोगों की कोई भी मूवी है, आप चाहोगे कि उसको कोई चोरी करके वो किसी और प्लेटफॉर्म पर डाले और उसके पैसे खुद खाए, तो इसी तरह वो फिर आपसे उसका जो ऑनर है वो रब्ता करे। तो वो आपने उस DMCA पेज में लिखा होता है कि अगर किसी को मेरे किसी एक कंटेंट से कोई इशू है तो आप क्या है मुझे मैसेज करो। उसके अंदर कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है। तो फिर आप क्या काम करते हैं, जब उसका ऑनर खुद आपको कहता है कि भाई ये मेरी मूवी हटा दो, आप इलीगल काम कर रहे हैं, तो वो आपको हटा देता है। ठीक है, आपके साथ कॉन्टैक्ट करके अपने कंटेंट को हटवा देता है। तो इस वजह से DMCA का जो है वो पेज दिया होता है। अब आ जाती है बात के नॉर्मल ये कुकीज़ पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस। आप यकीन करें कि ये बातें कोई भी नहीं बताएगा कि टर्म्स एंड कंडीशन का पेज होता क्या है और ये किस काम के लिए होता है और ये क्यों यूज़ होता है। अब जब आपके जहन में ये तमाम बातें आएंगी और आप लोगों को पता होगा, तो तब आपको ख़ुद भी समझदार हैं, अल्लाह पाक ने आपको शऊर दिया है कि एक चीज़ मैं कहता हूँ कि एक एनर्जी सेवर है। अब घर में लाइट नहीं लगी हुई तो हमने एक कमरे में लाइट नहीं लगी हुई तो आप उसको वहीं पे यूज़ करेंगे ना। आप उसको कौन सा गली के बाहर लगा देंगे दिन के अंदर, ठीक है, या ये समझ लें कि आप कभी भी दिन के अंदर लाइट जलाएंगे, दिन के अंदर तो रोशनी ही होती है ना, आप शाम को जलाएंगे। इसी तरह जो चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है, जिस टाइम पे यूज़ होती है, उसको हमेशा वहीं पे काम करना चाहिए। ठीक है, ना कि कोई और काम करना चाहिए। और काम ये कि आप एक चीज़ का गलत इस्तेमाल करें। अब अबाउट का तो पता चल गया, अबाउट हर पेज की, हर वेबसाइट का नीड होती है। ठीक है, मतलब कि हर वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। अब आ जाती है उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का अगर आप दें तब भी ठीक है, ना दें तब भी ठीक है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये अबाउट पे आपने अपना तारुफ करा दिया, नीचे ईमेल लिख दिया, अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं अबाउट में ही कॉन्टैक्ट आ जाता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट का पेज आ जाता है। अब सेकंड नंबर पे ये चीज़ के कुकीज़ पॉलिसी की बात हो रही थी, वो तो क्लियर कर दी। अब अगर आप किसी यूज़र का डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो फिर अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है तो कुकीज़ पॉलिसीज़ का पेज देना भी लाजमी है। अब बात आ रही थी टर्म्स एंड कंडीशन की। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब क्या है, वो क्यों दिया जाता है और वो किस वजह से आप दे रहे हैं। ठीक है, ये 3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब ये है शराइत व ज़वाबित। आपके जहन में अभी से आ गया होगा कि भाई वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लागू होती हैं जहाँ पे किसी चीज़ की सेल परचेज हो रही हो या किसी के साथ डायरेक्ट कोई कंटेक्ट हो रहा हो, वहाँ पे हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन लगती हैं। ठीक है, शराइत व ज़वाबित। और आप अक्सर मेडिसिन बाई करते हैं, उसके बैकएंड पे लिखा होता है शराइत व ज़वाबित लागू होंगे कि इसमें इस वेबसाइट को इतनी देर तक आप यूज़ कर सकते हैं, इतनी देर तक यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बात हमेशा याद में रखना, जो चीज़ आपको बेनिफिट देगी मैंने आपको वही बतानी है, गलत चीज़ आपको कभी भी नहीं बताऊँगा। अब टर्म्स एंड कंडीशन, आप मान के चलो कि आपने वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट ई-कॉमर्स की बनाई है और वो आप गूगल एडसेंस से अप्रूवल करवाना चाहते हैं। अब गूगल एड्स ई-कॉमर्स की किंग वेबसाइट से अप्रूव है, लाइक ई-कॉमर्स में जहाँ पे सेल परचेज हो रही होती है, क्लासीफाइड एड्स होते हैं, लाइक OLX हो गया, OLX इंडिया का है, बांग्लादेश का है, और भी और पराका, ये तो जॉब्स हैं। OLX जो है ना, मतलब कि बाज़ कंपनीज़ हैं वहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, कंट्रीज़ है तो उन कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने एडसेंस भी अप्रूव करवाया हुआ है। कंट्री वाइज तो नहीं, इन्होंने एक पूरा बिज़नेस एडसेंस बिज़नेस वाला भी एक होता है, बिज़नेस से अप्रूव्ड होता है वो, और इन्होंने एडसेंस अप्रूव करवाया हुआ है। अब एडसेंस के ऐड भी चाहे इनकी वेबसाइट है चाहे इनकी एप्लीकेशन है तो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ उसी जगह पे लागू होता है जहाँ पे कोई चीज़ की सेल हो, ख़रीद फरोख्त हो रही होती है, या जहाँ पे कोई कम्युनिटी होती है, जहाँ पे कोई तल्ला के एक बंदर होता है, तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लागू होती हैं। जहाँ पे सिर्फ आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन देने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। ठीक है, अब मेरा ब्लॉग में मैं टर्म्स एंड कंडीशन देता ही हूँ। ठीक है, या अगर आप उसे कहते हैं कोई उसके अंदर इलीगल चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर आप शराइत व ज़वाबित लागू कर सकते हैं कि भाई इस पेज को आप रीड करोगे, मान के चलो कि कुछ ऐसी तकरीरें होती हैं या तहरीर होती है जिसको पढ़ के बंदा उसके ऊपर फोकस करता है, वो कहता है कि यार ये वाकई ये सच हो सकता है। ये कोई डरावनी मूवी देखता है तो आपको एक डिस्क्लेमर दिया जाता है वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो कम उम्र के बच्चे हैं वो कभी भी ना देखें। तो ये समझ लें कि टर्म्स एंड कंडीशन भी
पेज ऐसा है जहाँ पे इसको यूज़ होना है सिर्फ इसको वहीं पे यूज़ करें। अब प्राइवेसी पॉलिसी, बात फिर वहीं पे आ जाती है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज है क्या और ये यूज़ क्यों होता है। प्राइवेसी पॉलिसी पेज एक ये समझ लें कि आपने अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखा हुआ है, बस ये थोड़ा सा ज़रूरी है। ये पेज ज़रूरी इस वजह से है कि मान के चलो कि आप कोई भी दुकान या कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, बड़ी शॉप बनाते हैं, ये सारा ये बहुत बड़े प्रोसेस हैं, ये नॉर्मल बंदे के तो जहन से ही बाहर है ये चीज़ें। मैं आपको ये बता दूं, ये ब्लॉगर, ये वेबसाइट, ये वर्डप्रेस, ये आम पर्सन के जहन से ही बहुत ज़्यादा दूर ये चीज़ें हैं। अब आ जाती है बात ये कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज, मान के चलो कि आपने बड़ी दुकान बनाई, एक सिक्योरिटी गार्ड रखोगे, सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ आप ये भी बात याद रखो कि कोई भी अगर आप समझते हो कि आपकी चोरी ना हो या कुछ इस तरह का काम ना हो या कुछ भी हो, उधर कैमरा लगाओगे तो लगाओगे ना। सर बात को सर ज़हन में याद रखो कि थोड़ी सी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए प्राइवेसी पेज का होना ज़रूरी होता है। तो ये अबाउट का होना भी ज़रूरी है, अबाउट ना भी हो तो चलता है, ठीक है, लेकिन अबाउट का होना भी ज़रूरी है। इसमें ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट कहा जाता है और प्राइवेसी पेज का भी होना ज़रूरी है। प्राइवेसी पेज में क्या बताया जाता है, प्राइवेसी पेज के अंदर ये चीज़ बताई जाती है कि यार आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर क्या काम हो रहा है, आप कुकीज़ तो नहीं एक्सेप्ट करवा रहे, कुछ और तो नहीं काम कर रहे, तो बस ये बताना होता है। ये किसको बताना होता है, ये गूगल की एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए इस प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस को यूज़ किया जाता है। बात को समझ रहे हैं। तो ये होता है प्राइवेसी पॉलिसी पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस और डिस्क्लेमर का, ठीक है। डिस्क्लेमर सॉरी, अब डिस्क्लेमर और टर्म एंड कंडीशन में फ़र्क ये है कि डिस्क्लेमर लागू होते हैं वीडियोस पे, ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस लागू होते हैं वेबसाइट्स पे, शराइत व ज़वाबित। और ये थोड़ा सा हैं आपको अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस और डिस्क्लेमर में फ़र्क कोई नहीं है, ये चीज़ें सेम ही हैं। तो इस वजह से आप टर्म्स एंड कंडीशंस दो या डिस्क्लेमर का पेज दो, बात एक ही होगी। अब उसके बाद कुकीज़ पॉलिसी, पॉलिसी का भी होगा। तो ये मेन जो इम्पोर्टेंट पेज होते हैं ना गूगल की पॉलिसी के तहत, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। गूगल इनको रिकॉर्ड करता है, गूगल आपके इस डाटा को देखता है। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी ना पेजेस के हवाले से थी। आई होप कि आप ये पेजेस के हवाले से इस गूगल एडसेंस का जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे पॉलिसी पेज यूज़ करें, अबाउट पेज यूज़ करें और कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो यूज़ करें। मैं अभी जो है अच्छा जी, बातों को जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान लगा के सुना करें, क्योंकि यही बातें होती हैं, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। यकीन करें 2000 रुपये तो आप लोगों से ले लिया, लेकिन मुझे ये होता है कि डर कि आप लोगों का 2000 रुपये भी हक लाल का जाए। हमेशा बात याद रखना, अगर किसी यूज़र के साथ भी डील करते हैं उसको ये बात मतलब कि टॉपिक से हट गया है, उसको हमेशा कोई भी डील करते हैं तो उसको हमेशा ये चीज़ बताएं कि इसके बेनिफिट्स ये हैं, इसके लॉस ये हैं। अगर नुकसान हो जाता है तो मैं कोई ज़िम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन मार्केट ही एक ऐसी है कि अगर उसको नुकसान हो जाता है तो खुदा न खास्ता वो बाद में फिर आपके वो कहते हैं ना कि घाटे फिट हो जाएगा, ठीक है, वो आपकी गर्दन पकड़ेगा जब तक अगर आप उसको सच नहीं बताओगे। तो हमेशा सच बोलकर अपना काम किया करेंगे, क्योंकि झूठ के दिन बड़े कम होते हैं। और खैर ये चीज़ें तो होगी। अब नॉर्मल वेबसाइट, चाहे वो ब्लॉग है, वर्डप्रेस है, कोई भी है, ठीक है, आपने क्या काम करना है, आपका तल्लुक़ सिर्फ वेबसाइट से है, अप्रूवल से है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल ये कुछ इससे पहले मैं चीज़ें आपसे बता दूं कि हम लोग वेबसाइट को बना के छोड़ देते हैं, होप जिसे कहते हैं कि उम्मीद इस वजह से छोड़ देते हैं कि वेबसाइट भी बन गई, सब कुछ बन गया, लेकिन अब थोड़े दिन चलाई उसके बाद उसको लीव कर दिया। उसके पीछे रीज़न ये है कि यार उसके ऊपर वो कहते हैं कि दुकान में जब कहा कि ना हो तो दुकानदारी तो हो गई, ठीक है। हर मिसाल अब दुकान पे ही आ रही हैं, तो भाई ये कुछ सिस्टम ही इस तरह है। दुनिया में सिर्फ दो निज़ाम चल रहे हैं। एक सबसे पहले निज़ाम ये कि एडवर्टाइजिंग, सेकंड निज़ाम सेल परचेज़ आप देख लो, चाहे दुकान पे जाते हैं वहाँ पे सेल परचेज़ हो रही है। अमेज़ोन की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, अमेज़ोन जो वेबसाइट है किसकी है, जेफ बेज़ोस की है ना, तो आप देख लो वो क्या कर रहा है, सेल परचेज़ हो रहा है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे एडवर्टाइजिंग, उसके बाद गूगल है। बस जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो या कोई भी प्रोडक्ट बनाती हैं
सेल परचेज़ करती हैं, ठीक है। तो वो क्या काम करती हैं, वो यही करती हैं, अपनी कोई भी कार बनाई, टेस्ला है, ठीक है, वो ट्विटर पे उसकी एडवर्टाइजिंग कर देगा, गूगल पे एडवर्टाइजिंग कर देगा। मर्सिडीज़ के एड्स मैंने खुद देखे अपने हाथ से, और यकीन करो इतने खूबसूरत बने हुए एड्स कि आप सोच भी नहीं सकते। और गूगल के ऊपर उनकी एडवर्टाइजिंग हो रही थी। एक गाड़ी पता नहीं कितने मिलियंस डॉलर की एक कार है, ठीक है, $1000 की एक कार है। अब वो जब गूगल भी उनसे फिर उस हिसाब से पैसे देता है कि एक ऐड के कोई भी यूज़र एक क्लिक करके आता है, वो रेनिटेशन अटेंशन गेन करने के लिए गूगल को इतने पैसे देता है, और फिर गूगल हमें थोड़े थोड़े करके पैसे देता है। ये तो अभी गेम बहुत लंबी है, आप तो इसके वो कहता है ना कि बहुत पीछे हो, आपके जहन में ये कई लोगों ने तो ये बातें बताई ही नहीं है, और ना ही कोई आपको ये बताएगा। वो खुद लोग इस चीज़ से अर्निंग कर रहे हैं, और वो बाज़ लोगों को तो इन चीज़ों को पता ही नहीं होता, वो आप लोगों को क्या बताएंगे। अब आ जाती है बात यह कि नॉर्मल वेबसाइट कोई भी आपने बना ली, अबाउट प्लस प्राइवेसी पॉलिसी, और प्लस अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बन रही हैं तो ये दे दें। ये टर्म्स एंड कंडीशंस के पेजेस क्या ज़रूरी हैं, ये पेजेस आपने लाजमी ये 3 पेजेस जो हैं, इनके सिवा कोई भी अगर आपको कहता है कि यार देना, तो वो आपसे हमें मार रहा है यार, जाने दो लोगों को, वो हमें अपने से लगे होते हैं, ठीक है। जब जिस बात का मकसद ही नहीं पता होता कि यार ये दूँ तो क्यों ज़रूरी है। आप लोगों ने पैनाडॉल की गोली खाते हो, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये पैनाडॉल की गोली क्यों ज़रूरी है, आप क्यों खा रहे हो, तो आप कहोगे कि भाई मेरे सर में दर्द है, या कोई भी पेन किलर खा रहे हो, ठीक है, हेड के लिए, दिमाग सर के लिए, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ज़रूरी क्यों है, तो आप मुझे कहोगे कि भाई ये सर दर्द के लिए गोली है, तो मैं ये सर दर्द के लिए खा रहा हूँ ताकि मेरा सर का दर्द उतर जाए। तो इसी तरह ये अबाउट प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन पेजेस का भी कोई मकसद होता है, हमें तो नहीं दिए जाते, एक एक चीज़ का मकसद होता है, बेमकसद चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। खैर ये चीज़ें होगी। अब आ जाती है बात यह कि इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है। हमेशा बात याद रखना कि दो ही प्रोसेस हैं जिनसे गूगल एडसेंस आपको क्या करता है, अप्रूवल देता है। सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आपकी वेबसाइट मैनुअल मेडेड है और उसके ऊपर ट्रैफिक है, तब आपको अप्रूव करेगा। अप्रूवल का जो सबसे बड़ा मेन चीज़ होती है मैनुअल प्लस ट्रैफिक। सेकंड, नो ट्रैफिक बेस्ड ऑन कंटेंट। बेस्ड ऑन कंटेंट। अच्छा, पहला प्रोसेस ये होता है कि मैनुअल वेबसाइट बनी होती है आपकी, मैनुअल वेबसाइट के साथ साथ ये कि आपकी उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक होती है। सिंपल सा बेशक पेज ही क्यों ना बनाओ, डाउनलोडिंग वेबसाइट ही क्यों ना हो, गूगल ये कहता है कि मैंने अपने एडवर्टाइज़र जो इश्तिहारात लगाते हैं और वही इश्तिहारात हमारी वेबसाइट्स के अंदर दिखाए जाते हैं, ठीक है। अभी तो वो ये क्योंकि आगे एडसेंस की इम्पोर्टेंस है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इनका क्या थोड़ा सा एल्गोरिथम है, क्योंकि जो बेसिक वाले लोग हैं ये उनके लिए भी कुछ है इसके अंदर, तो ये मैं आगे चल के भी बताता हूँ। अच्छा, ये जो नॉर्मल प्लस ये ट्रैफिक, अब ये मैनुअल जो वेबसाइट होती है ना, जो मैनुअल मेड होती है, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि वो किस तरह से बनती है। मान के चलो कि मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ। अब एक वेबसाइट मैं कहता हूँ कि कोई भी इमेज है, ठीक है, ये कोई भी फोरम है, फोरम टाइप वेबसाइट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। फोरम वो होता है कि जहाँ पे एक यूज़र आके कमेंट्स कर रहा है, ठीक है, और एक क्वेश्चन किया क्यों रहा है ना, क्यों रहा है, ये भी एक किस्म का फोरम टाइप की वेबसाइट है, क्वेश्चन आंसर्स की वेबसाइट है, ठीक है, फोरम। तो आई थिंक Q&A और फोरम में फ़र्क होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप ये समझते हैं ना कि फोरम का अगर आपको नहीं पता तो उसका आसान अल्फाज ये है कि आपने एक क्वेश्चन किया या कुछ भी एक प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो नीचे यूज़र आके अपनी राय देता है, वहाँ वो उसको फोरम और कम्युनिटी साइट कहते हैं। अब मान के चलो कि मेरे पास एक वेबसाइट है, मैंने एक वेबसाइट में बनाई, अब उसमें मैं क्या काम करता हूँ कि यूज़र की एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ की नीड है, ठीक है,
नीड से मुराद ये है कि मैं कहता हूँ कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर मैं कहता हूँ कि डॉलर का रेट चेक करने के लिए भी किसी भी मुल्क का, ठीक है, अभी उसकी कंट्री के हिसाब से अब मैंने अपने हिसाब से एल्गोरिथम सेट करके एक वेबसाइट बना दी, या प्री मेड वेबसाइट है जिसकी थोड़ी बहुत थीम शीम चेंज करके उसको क्या करता हूँ लगा देता हूँ और उसकी बैकलिंक्स बनवाता हूँ और उसे रैंक करवाता हूँ, या यूट्यूबर से उसकी प्रमोशंस करवा के उसके ऊपर ट्रैफिक लगाता हूँ। अब जब उसके ऊपर रेगुलर बेसिस पर ट्रैफिक आती जाएगी, गूगल कहेगा कि इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है और इसका कंटेंट भी अच्छा है, डॉलर का रेट ही बता रही है ना, कौन सा मतलब कि इलीगल काम कर रही है, तो वो वेबसाइट क्या करेगा, गूगल अप्रूव कर देगा, ठीक है, इंस्टेंट अप्रूव कर देगा। और वो जो वेबसाइट्स हैं गूगल उनको रैंक फास्ट करता है। अब यूज़र मुझसे पूछते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स रैंक फास्ट होती हैं, मतलब कि इंस्टेंट रैंकिंग फैक्टर उनका इंक्रीज़ होता है। जो वेबसाइट मैनुअल बिल्ड होती है और उस पर सिर्फ एक ही काम और होता है, दूसरा तीसरा कोई काम ही नहीं हो रहा, तो वो वेबसाइट हमेशा बात याद रखना वो इंस्टेंट रैंक होती है। और उसके साथ साथ एक प्रो टिप, ये बात याद रखना कोई भी नहीं बताएगा, बेशक ये आप मेरे पे यकीन नहीं करते तो खुद कभी तजर्बा कर लेना, वो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ये मैंने ना अभी ये दूसरी तरफ नहीं किया, ये मैनुअल की तरफ ही था, मैनुअल प्लस ट्रैफिक। आपके जहन में ये बात तो आई है ना कि अगर किसी वेबसाइट कोई मैनुअल बनी हुई है और उस पर ट्रैफिक है तो गूगल एडसेंस को अप्रूव कर देगा और वो रैंक होगी। अब बात हमेशा याद रखना, जो तीन तरह के कई तरह के डोमेन्स होते हैं, जो रैंक करता है फास्ट वो ये डोमेन है .net। ये मेरे साथ कोई शर्त भी लगाता है ना तो मैं इसे बताने के लिए तैयार हूँ कि ये जो डोमेन है, आई थिंक इस मार्कर निकल गया, अच्छा, जो .net वाले डोमेन्स होते हैं ना, जो .net, ठीक है, जिसका मतलब होता है एब्रीविएशन नेटवर्क, चाहे आप इसको इन डोमेन्स को वर्डप्रेस पे बनाओ या चाहे इनको बनाओ मैनुअल बनाओ, इन वेबसाइट को .com की निस्बत ये वेबसाइट जल्दी रैंक होंगी। और जितने भी मेरे यूज़र ये देख रहे हैं कि ये क्यों रैंक हो, इसका वजह क्या है, तो देखो भाई, जो .net वाले डोमेन्स है ना, गूगल एक एक चीज़ की स्ट्रैटेजी बनाता है, ठीक है, कि मतलब कि इस डोमेन को इस हवाले से रैंक करना है, इसको इस हवाले से रैंक करना है, तो इनकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैं इसके बैकएंड तक अभी सही तरह पहुंच नहीं सका, लेकिन जो चीज़ें मैंने नोटिस की और जो चीज़ मैंने देखी हैं वो बता रहा हूँ। जो .net और नेटवर्क का डोमेन है, ये .net का, ये इस वजह से रैंक होती हैं कि आपको भी पता कि पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, ठीक है, गूगल इस लिहाज से आपके इस डोमेन को देख रहा होता है कि यार ये वाकई कोई बड़ा नेटवर्क है, तो इसको थोड़ा सा रैंक जल्दी करना है। अब कोई भी बड़ा यूज़र, कोई मान के चलो कि वो कोई भी यूट्यूब चैनल बनाता है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने यूट्यूब चैनल बना दिया, तो वो दिनों के अंदर रैंक होगा। आप कमर्शियल हो, कोई भी आम यूज़र आता है वो बनाता है तो उसको टाइम ही लगता है। तो ये चीज़ होती है इसमें डिफरेंट, ये चीज़ है कि .net वाली की इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क को गूगल ने अपनी एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है, चाहे आप वर्डप्रेस पे बनाते हो चाहे किसी और पे, तो ये वेबसाइट्स बड़ी जल्दी रैंक होती हैं, इनके ऊपर यूज़र को ट्रैफिक भी अच्छा खासा मिलता है। और ये बात हमेशा याद रख लेना, ये यकीन करो कोई भी नहीं बताएगा, लोग पता नहीं तरह तरह की क्या क्या बातें कहेंगे, लेकिन आपने अपने जहन से चलना है, ठीक है। ये किसी और यूज़र ने शायद आपको कहा हो या ना कहा हो, लेकिन ये बात मैं खुद से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो चीज़ नोटिस की है वही मैंने आपको बताई है। कोई कहता है ना कि बंदा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, मैंने कई वेबसाइट्स को खुद ही बना के डेवलप किया है और वो रैंक होना शुरू हो गई हैं और दूसरों की निस्बत वो जल्दी रैंक होती हैं। अब बात आपको ये समझ आ गई, एक तो ये मैनुअल ट्रैफिक वाला भी क्लियर हो गया और जो डोमेन रैंक होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और हमेशा डोमेन को उसी वक्त बाय किया करें जब आपने उसको लॉन्ग टाइम लेके चलना होता है। जो आपका डोमेन नेम होता है ये समझ लें कि आपका ब्रांड नेम है, बगैर मकसद के आप किसी भी डोमेन या चीज़ को उठा लेते हो, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, अप्रूव करवाया, सेल कर दिया, यही ज़िंदगी नहीं है। इससे आगे भी लॉन्ग टाइम के लिए भी समझ रहे हैं ना, तो वो लॉन्ग टाइम भी इनको लेके चला करें, ना कि इनको अधूरा अदर रास्ते के अंदर छोड़ दिया करें। अब सेकंड पे आता है कि आपने एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर आपके पास कोई ट्रैफिक नहीं है, वो आपकी अप्रूव किस पे होगी, बेस्ड ऑन कंटेंट,
ठीक है, चाहे वर्डप्रेस है चाहे कोई भी है। अब आपने इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी आजमानी है, वो क्या है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा, कहीं पे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि वेबसाइट का टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या होती है वेबसाइट को अप्रूव करने में। क्या ये मैनुअल अप्रूव होती हैं, किस तरह से इनका एल्गोरिथम इसका किस तरह से वर्क करता है। जो बोट आता है जो आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद अप्रूव कर देता है, वो क्या है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। अब जो बेस्ड ऑन कंटेंट होती हैं वेबसाइट, ये वेबसाइट 18 पोस्टों पे, 16 पोस्ट पे, 6-7 पोस्टों पे भी आपको अप्रूवल दे देती है। ठीक है, अब इसके अंदर करना क्या होता है, वो कंटेंट जिसका मीनिंग बनता हो, जिसको गूगल भी पढ़े या आप खुद ही उसको इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ें तो आपको वाकई उसका मकसद नज़र आ रहा हो कि यार ये वाकई बात सच लिखी है, इसका फ़ायदा है, तो तब ही वो अप्रूव होगी। अब हमेशा याद रखना कि एआई कंटेंट, अभी एआई कंटेंट की इतनी स्ट्रेटजी मजबूत नहीं हुई, वो बाज़ दफ़ा ऑटोमेटिक, ठीक है, देखिए एआई कंटेंट को भी सहारा चाहिए होता है कि वो कुछ ना कुछ मतलब कि कहीं ना कहीं से हिंट ले या टॉपिक्स ले या पूरे कंटेंट लिखने के लिए ना उसको भी गूगल का सहारा चाहिए होता है। अब उसके पीछे रीज़न ये, अब ये बात यकीन करें कि आप कहोगे कि वाकई भाई सही कह रहे हैं। मान के चलो कि एआई कंटेंट, एआई राइटर आपने बना लिया, ठीक है, अब एल्गोरिथम, अब इसमें से काफ़ी ज़्यादा डेवलपर भी हैं, मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा डेवलपर है इस ग्रुप के अंदर। तो आप लोगों को इस चीज़ का तो पता ही होगा कि जितने भी यूज़र डेवलपर हैं, एआई कंटेंट का जो एल्गोरिथम सेट करने के लिए ये जो एडवांस लेवल के लोग हैं, इसको सहारा चाहिए होता है गूगल का। आपने कीवर्ड लिखा, नीचे सब टाइटल लिख दिया या मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दी, और उस एआई कंटेंट, एआई का मतलब होता है कि ये अगर नहीं पता, अच्छा ये थोड़ा सा आपको ना एक दफ़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। एआई कंटेंट का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसकी एब्रीविएशन ये है। अब एआई जो होता है, ये समझ लें कि ये आपका एक रोबोट है, जिस तरह कंप्यूटर एक रोबोट है, ठीक है। कंप्यूटर तो मैनुअल उसको यूज़ करना पड़ता है, लेकिन एआई ऑटोमेटिक काम करता है, और कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम नहीं करता। कंप्यूटर को सहारा देने के लिए हम खुद यूज़ करते हैं, कीबोर्ड के ऊपर टच यूँ करते रहते हैं। जो हमने चीज़ बनानी हो या कुछ देखना हो तो हम बटन प्रेस करते हैं। एआई में ये चीज़ नहीं होती, एआई मैनुअल काम करता है। अब एआई जो आपको एआई में सिर्फ यही कंटेंट राइटर ही नहीं है, एआई में बहुत सारे इस तरह के टूल्स हैं, लाइक कीवर्ड रिसर्च हो गया, उसके बैकएंड पे एआई लगे हो गए, जो इमेज को स्कैन करता है, देखता है कि इस इमेज के अंदर पर्सन है, इसका नेम है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी क्या है, एआई स्कैन करता है और एआई देखता है। जिस तरह का आप रोबोट बनाते हैं उस तरह का देखता है। कई गेम्स के अंदर एआई यूज़ हो रही होती है। यार बहुत जगह पे एआई का आज का दौर ही इसी का है कि ऑटोमेटिक रोबोट्स का दौर है, ठीक है। अब जो एआई कंटेंट राइट करती है, जो भी आर्टिकल्स होते हैं, ये कहाँ से आते हैं। इसने कीवर्ड लिखा, मैं कहता हूँ कि इसने कीवर्ड लिखा है ज़हीर अब्बास। अब इसके आपने ये एंटर करके आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। अब ये आर्टिकल क्या लिखेगी, ये आर्टिकल वो लिखेगी, गूगल के ऊपर इसका रोबोट जाएगा, इसका क्रॉलर, जिस तरह गूगल के रोबोट्स होते हैं हमारी वेबसाइट को आके स्कैन करते हैं, तो इसका रोबोट क्या काम करता है, इसका रोबोट इस तरह से काम करता है कि गूगल के थ्रू जाएगा, डिफरेंट सर्च इंजन के ऊपर जाएगा, वहाँ पे जाएगा, इस नाम को सर्च करेगा, जो एट द टाइम लेटेस्ट पोस्ट आ रही होगी या कोई टॉप रैंकिंग पोस्ट होगी, उसको उठाएगा, उसको रीमिक्स करेगा, ठीक है, रीमिक्स करेगा, क्रिएट करके आपको दे देगा। और एक इनके अंदर एल्गोरिथम सेट हुआ होता है कि 100% यूनिक, 100% या 80% जितना यूनिक हो सकता है उतना बनाए। मीनिंग वही रहा, वर्ड चेंज हो गया, ठीक है। ये गिलास पड़ा है पानी का, मैं कहता हूँ कि वो गिलास पड़ा है पानी का, तो ये मतलब कि मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन बात करने का अंदाज चेंज हो गया। तो यही चीज़ इनके एआई करते हैं। और फिर क्या होता है,
वो आर्टिकल पूरा लिख देगा। अब ज़हीर अब्बास क्या है, ये एक क्रिकेटर है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अभी जो इसका लेटेस्ट आर्टिकल होगा वो मुझे वो रीराइट करके और मुझे दिखा देगा, मैं समझूंगा कि वाह क्या बात है भाई, इसने पूरा आर्टिकल लिख दिया है। और हम उसी के ऊपर कहते हैं कि यार क्या बात है, 100% यूनिक आर्टिकल लिख दिया। बैकएंड पे तो हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और इसके अंदर क्या प्रोसेस है और क्या नहीं है। तो ये सब कुछ क्या कर रहा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दिमाग से आगे की वर्किंग कर रहा होता है। इतना यार ये हमारी सिर्फ जो लोग आगे की सोच रखते हैं ना, या आगे से मुराद ये कि हर चीज़ को समझना चाहते हैं, तो वो इस तरह से ये सारे प्रोसेसेस को समझते हैं, ठीक है। अब मैं तो कोई भी चीज़ करता हूँ तो मैं पूरा देखता हूँ कि इसका मकसद क्या है, इसको काम करूँगा कि बेनिफिट होगा भी कि नहीं होगा। अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होती है उसका कंटेंट कुछ इस तरह से वर्क करता है, और वो फिर हम उठा के अपनी वेबसाइट में डालते हैं। और वो बाज़ दफ़ा ये भी करता है कि एक ही लाइन को बार बार डबल कर देता है, ठीक है। मतलब कि एक पैराग्राफ, ये मेरा नाम है, ये कुछ इसने अपना सा आर्टिकल लिखा, इधर फिर इसने मेरा नाम कर दिया, उस ऊपर वाली सही तहरीर सेम तहरीर इसमें कर दी। तो जब ये आप पढ़ेंगे उर्दू में ट्रांसलेट करके, या हिंदी में या बांग्लादेशी में या किसी लैंग्वेज में, तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। गूगल कहेगा कि ये शब्द हमारी नहीं आते, इनको क्या करता हूँ, रिजेक्ट। ये बात हमेशा याद रखना, अगर AI आप लोग समझदार हो, शऊर वाले हो, अगर AI राइटर वो काम कर सकते होते तो हम जैसे जो आर्टिकल राइटर हैं वो ये कहाँ जाएंगे? क्या ये इसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी? बात को सिर्फ समझना, ये जो आर्टिकल राइटर होता है ना, हम उन लोगों को पैसे क्यों देते हैं? उन्हें पता होता है कि वो देख रहे होते हैं, वो रीड कर रहे होते हैं कि आर्टिकल की वर्थ क्या है। एक आर्टिकल ने लाखों रुपया जनरेट करके देना है, तो वो क्या AI आर्टिकल राइटर वो हमें सारा लिख के देगा? ये कभी भी नहीं होता कि AI राइटर जो है वो 100% सही लिख के दे। हमेशा अगर AI राइटर जो ये बड़े लोग यूज़ करते हैं, ये उससे आइडिया लेते हैं, उस तहरीर को छाप नहीं देते कि हमने उठाया और अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। तो ये सिस्टम होता है AI राइटर्स का। और जो लोग कहते हैं कि AI राइटर अप्रूव होते हैं कि भाई 100 में से 10-20% हो भी जाएं तो क्या है, 100 में से 10-20% हो भी जाएं तो क्या है, हर दफ़ा कोई चांस ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास, मैं उसको ज़्यादा नहीं है जो अपनी हैसियत के मुताबिक 1 लाख रुपया दूंगा, मुझे यहाँ पे 100 वेबसाइट से अप्रूव करवा दें, मैं इंस्टेंट उससे बाय भी करूँगा। और जो AI राइटर वो कहता है वो यार दरअसल हम खुद क्रिएट करते रहे हैं, हमें इस चीज़ का पता है। अब जब हमें पता है तो हम क्या इतने बेवकूफ़ हैं? जब इंसान कोई रिसर्च के मुताबिक एक वेबसाइट को डेवलप कर रहा होता है ना, उसे पता होता है कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी यूज़ कर रही है। जितने बड़े AI आर्टिकल राइटर्स हैं वो किस तरह से स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर रहे हैं सामने। तो हमें आपको मैं एक बात बताऊँ कि जितनी UI और स्पीड, उसकी UI का मतलब होता है कि यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, ये जितना क्लीन होगा और जितनी स्पीड अच्छी होगी हम उसको पसंद करेंगे। ये इंसान की फितरत है, जितनी चीज़ अच्छी हो उसको वो पसंद करता है, ठीक है। जितनी अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ हो वो उससे पसंद करता है। अब आप लोग ज़हन में कुछ गलत ना समझ लेना, लेकिन यह है कि जितनी भी इसकी ना यूज़र इंटरफेस क्लीन होगी और स्पीड ज़्यादा फास्ट होगी, उस चीज़ को हम पसंद करेंगे। गूगल की इंटरफेस अच्छी है, हम उसे पसंद करते हैं और वो फास्ट है, ठीक है, अदर की निस्बत। उनका जो सर्वर है उनके साथ ही अपने, उनकी स्पीड्स काफ़ी ज़्यादा है, इंस्टेंट ओपन होते हैं, ठीक है। तो हम इस वजह से उसको पसंद करते हैं। अब इनका इंटरफेस भी क्लीन होता है यूज़र, और इनकी स्पीड भी अच्छी खासी होती है, तो हम कहते हैं कि क्या बात है यार, इतनी ज़बरदस्त इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है, ये हो गया वो हो गया, इतने पैसे ले रहे हैं। तो भाई खैर छोड़ो इन चीज़ों को यार, आप लोग पागल हो। मुझे लगता है जो बड़ी बड़ी न्यूज़ की साइट्स होती हैं ना, उन्होंने स्पेशल आर्टिकल राइटर रखे होते हैं इसी वजह से, और वो टाइपिंग मास्टर बैठे होते हैं उधर, वो आर्टिकल राइटर को राइट कर रहे होते हैं और एक चीज़ जिसका मतलब समझ आ रहा होता है। कभी आपने ये चीज़ नोटिस भी किया कि किसी ने झूठी खबर शाया कर दी? झूठी खबरें तो कई शाया होती हैं, गलत मतलब एक आर्टिकल गलत अपलोड कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता। वो आर्टिकल राइटर को पे कर रहे होते हैं, तभी क्या है उसका बेनिफिट आपको हो रहा होता है। आप एक खबर रीड करते हो, मैं कहता हूँ कि सिद्धू मूसेवाले की डेथ होगी, ठीक है।
अब उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसकी वो न्यूज़ छापेंगे, उसके डेथ के रीज़न क्या थी, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको किल किया गया, उसको क्या रीज़न हुई, किस तरह से हुआ, वो सारी तहरीर मैं लिखूँगा। गूगल को भी समझ आ रही होगी कि ये वाकई ही बंदा जो है ये किसी चीज़ के बारे में बयान कर रहा है और बयान करने के साथ साथ जो है बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है एक चीज़ प्रोसेस बताने के लिए कि आर्टिकल जब आपका अच्छा होगा, एक आर्टिकल, तब ही आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, अगर उस आर्टिकल की अंदर कोई जान है। ठीक है, उसे कहते हैं अच्छा, इसे कहते हैं कि क्वालिटी बेस्ड आर्टिकल्स। क्वालिटी बेस्ड आर्टिकल्स, इनको कहते हैं क्वालिटी बेस्ड आर्टिकल्स। और ये आर्टिकल्स जो हैं इनका मीनिंग भी ज़ाहिर हो रहा होता है सब कुछ, तो गूगल एडसेंस क्या करता है, हमें झट से अप्रूवल दे देता है। अब जो यूज़र ये समझते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, तो भाई वो झूठ बोल रहा है। वो ऐप जिनकी वेबसाइट की थीम की लुक अच्छी होती है और वेबसाइट ओपनिंग स्पीड सही है, उनको क्या करता है, ये अप्रूवल देता है। और चाहे वो आपके 16 आर्टिकल हैं, 25 हैं, और उसे कहते हैं चाहे आपके वो 40 हैं, 100 हैं, 200 हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको अप्रूवल मिलेगा। अब मेन जो चीज़ें हैं अप्रूव करवाने के लिए, अभी मैं आपको लाइव प्रूफ भी दूंगा, वो ये कि सबसे पहला तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सॉरी, अच्छा, ये तो आपको शायद समझ आ गया कि अगर ट्रैफिक ना भी हो तो पोस्टिंग करनी है। और अच्छा, बाज़ यूज़र और बाज़ लोगों में ये बात फैली हुई है कि 1000 वर्ड से ऊपर के आर्टिकल हों तभी अप्रूवल मिलेगा। तो भाई किसने कहा कि 1000 वर्ड से ऊपर हो? पता नहीं लोग इस तरह पागल क्यों बनाते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि यार ये क्या वजह है, क्या रीज़न है। कोई भी वेबसाइट बनाओ, आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल लिखने के तरीक़ेकार मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर से अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मकसद सिर्फ यही होता है ताकि आप लोग उसको सही तरह से समझ पाएँ। आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल की हमेशा हेडिंग होती है। ठीक है, अब आर्टिकल की एक हेडिंग होती है, दूसरा पैराग्राफ होता है, ये जो पैराग्राफ होता है, फिर एक इमेज आती है, फिर हेडिंग होती है, और फिर उसके बाद नीचे पैराग्राफ होता है। तब जाके आपका आर्टिकल कंप्लीट होता है, अदरवाइज़ आपको कोई चांस ही नहीं कि आपका आर्टिकल कंप्लीट हो। ठीक है, हेडिंग में H2 का यूज़ करना लाजिम है। अब H2 का मतलब होता यह है कि मोटा। ठीक है, मोटा, फिर उससे दुबला, और फिर उससे दुबला। H2 जो होती है वो आपकी बोल्ड, जिसे कह सकते हैं कि मोटी लिखाई होती है। अब गूगल कहता है कि जो मेरा यूज़र है जब वो आर्टिकल पढ़ने आए तो वो उसे बड़े बड़े अल्फाज नज़र आएँ ताकि वो उसको रीड करने में आसानी हो। अब आपके पास एक कोई भी वेबसाइट है, आपने आर्टिकल लिख दिया, और आर्टिकल लिखने के साथ साथ आपकी जो आर्टिकल की रीडेबिलिटी है, अभी तो यूज़र मुझे कहते हैं कि यार सारा ही एक दिन में बता दूं। मेरा भाई अगर सारा एक दिन में बताने लग जाऊं तो आप लोगों ने जो है ना 24 घंटे से भी ऊपर का टाइम हो जाए। मैं बोलता रहूँ, मैं थकूंगा नहीं, लेकिन ये है कि आप लोगों को समझाना भी ज़रूरी है। ये तो एक एक चीज़ का इतने कीड़े निकल रहे हैं, अभी तो बाकी के 3 सवाल भी पता नहीं उनके ऊपर कितना टाइम लगेगा। अब रीडेबिलिटी जो होती है, रीड पढ़ने की सलाहियत, ठीक है, रीडिंग इंटेंसिटी जो है ना, अच्छा, अब ये रीडेबिलिटी, रीडिंग इंटेंसिटी जो आप ये मेरी बात सुने। अब आप कोई भी आर्टिकल को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसका मकसद समझ आ गया। एक तो आपने आर्टिकल लिखा हुआ, ठीक है,
दूसरा आर्टिकल आपने लिखना किस तरह से है, उसकी रीडिंग एबिलिटी जो है, रीडेबिलिटी, रीडिंग इंटेंसिटी जो है वो आपकी सही तरह से दुरुस्त हो, और फिर उसे क्या होगा, आपका आर्टिकल एक प्रॉपर तरह से पढ़ने के काबिल होगा, और जब यूज़र पढ़ेगा तो उसे समझ भी आएगा कि यार वाकई इसने लिखा हुआ है। मान के चलो आपने आर्टिकल लिखा, हेडिंग डाली, हमेशा बात याद रखना कि अगर आपको फास्ट अप्रूवल चाहिए, और गारंटी से मैं कहता हूँ कि आपकी कभी भी वेबसाइट रिजेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब उसकी पॉलिसी वायलेशंस वो तो कल के दिन है ना, CPC इंक्रीज़ करना, और वो बाकी सारा मैं कल के दिन बताऊँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कल जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाए। फिर संडे की जो है वो छुट्टी करेंगे, फिर उसके बाद मंडे को होगा सारा प्रोसेस। अब हेडिंग हमेशा स्टार्टिंग वाली H2 में देनी है, ठीक है। कोई भी आर्टिकल देना है तो हेडिंग आपने जो ऊपर टाइटल होता है, टाइटल के अगर वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो टाइटल के बाद जो लाइन शुरू होती है स्टार्टिंग में उसको H2 में दिया करें। पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ के सीक्वेंस में हो, ठीक है। इमेज, अब बात याद रखना कि गूगल इमेज बड़ी जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। अब इमेज डिटेक्शन के कई केसेस हैं, एक एक चीज़ समझाऊंगा तो यार थोड़ा जो है वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, इमेज जो होती है वो हमेशा याद रखना, चाहे आप आर्टिकल्स के अंदर दें, चाहे आप आर्टिकल्स के बाहर दें, या चाहे आप फीचर इमेजेस में दें। अब मैं से तो रेस कर रहा हूँ, आपको समझा देता हूँ। आर्टिकल जितने भी हैं ये इमेज है, ठीक है। शायद आपको नज़र आ रहा होगा इमेज, किसी भी लेंथ के अंदर, हाइट के अंदर आप इमेज ऐड करते हैं तो जो गूगल का डिटेक्टर होता है वो आपको इमेज किस तरह से, अब गूगल की जो अपना बोट है, ऑफिशियल बोट है, वो आपको API भी प्रोवाइड करता है किसी भी इमेज को चेक करने के लिए, जो बड़े डेवलपर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। अब ये किस तरह से डिटेक्ट करता है, अब कोई भी इमेज आप लोग डाउनलोड करके अपलोड करते हैं, बात हमेशा याद रखना, जो बात सच है मैंने तो वो ही आपको बतानी है। आप इमेज कोई भी डाउनलोड करते हो, उस इमेज का एक एड्रेस होता है। ये शायद आप में से जितने भी बड़े लोग हैं या जितने भी एडवांस लेवल के लोग हैं उनको पता होगा कि जितने भी इमेजेस डाउनलोड होती हैं या कुछ होता है वो एक एड्रेस लीव करती हैं। अगर वो एड्रेस एग्जिस्ट करता है तो वो इमेज कहेगी कॉपीराइटेड, कॉपी पेस्टेड, और उस एड्रेस को डिटेक्ट करता है गूगल का रोबोट। उसके थ्रू वो चेक करता है कि मेरे सर्च इंजन पे इस तरह की इमेजेस कितनी पड़ी हैं। सेकंड, वो क्या चीज़ नोटिस करता है, इमेज के यूनिकनेस को चेक करने के लिए वो इमेज के ऊपर जो कुछ बना हुआ है, वो जो AI उसकी अपनी जो रोबोट है वो उसकी इमेज को सिलेक्ट करती है। मेरी 1000 इमेजेस हैं, 500 हैं, 200 हैं, 300 हैं, नेट पे मौजूद होंगी। आप सर्च करते हो, उठा कर डालते हो गूगल के अंदर मेरी इमेज, वो आपको मेरे शक्ल से मिलते जुलते जितने भी आदमी होंगे वो आपको दिखा देगा। मैं कहता हूँ कि अगर आप इंडिया से हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी की कोई भी तस्वीर उठा के डालते हैं तो उसी की इमेजेस हज़ारों के हिसाब से वो उठा के दिखाना शुरू कर देगा। अगर पाकिस्तान से हैं, मैं उसे छोड़ें, पाकिस्तान से इमरान खान के उठाते हैं, ठीक है, इमरान खान साहब जो हैं उनकी आप इमेज को उठाते हैं और उसके साथ साथ उसको जब सर्च इंजन में ऐड करते हैं, ऐड करते हुए वो उसी की इमेजेस को दोबारा दिखा देगा, चाहे वो यूनिक है नहीं है, जिस वेबसाइट ने पब्लिश की होंगी उसके रेलिवेंट जितनी भी होंगी वो दिखा देगा। यहाँ पे उसका काम करता है AI बोट। अब यूनिक किस तरह से होती है इमेज का एड्रेस डिफरेंट होने से वेबसाइट की इमेज जो है आप उसके ऑनर बन जाते हो और आपकी वेबसाइट न्यू यूनिक एड्रेस के साथ बनती है, चाहे आप उसको कोई खुद क्रिएट करते हैं जिस तरह भी। अब इमेज को यूनिक बनाने का तरीकाकार क्या है? अच्छा, थर्ड इसका क्या स्टेप होता है, ये किस तरह से और चेक करता है? अब ये चेक करता है कि इमेज के ऊपर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका रोबोट, अब रोबोट की इतनी इसकी वो समझ लें कि फ्रीक्वेंसी इस हद तक अच्छी है कि यहाँ पे भी रख के आप कोई इमेज से खींचोगे, उसकी शक्ल, उसका साइज़, उसकी आंखों का कलर
जो भी होगा वो सब कुछ डिटेक्ट कर लेगा। ऐनक डाली हुई है, ऐनक भी डिटेक्ट करेगा और एक एक चीज़ डिटेक्ट करेगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा भी, और ये बात हमेशा याद रखना कि आपकी वहाँ पे सोच और वे ऑफ थिंकिंग ख़त्म होता है। गूगल 1000 दर्जे उससे आगे है, ठीक है। आज की टेक्नोलॉजी उससे 1000 दर्जे की आगे है। अब इमेज जो होती है, अब यकीन करो कि इतना मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि आप खुद लोगों को आर्टिकल्स कहीं रहने से आप कहोगे कि वाकई ही कि यार अब तुम आप लोग इतने हो जाओगे कि आप खुद ही सब चीज़ें बना सकोगे, कर सकोगे। अब मैं इसको एक दफ़ा मैं रिमूव करता हूँ। इमेज जो होती है इसका यूनिक एड्रेस, उसके साथ साथ इसकी इमेज के ऊपर जो जो कुछ है, अच्छा ये जो दो चीज़ें हैं ना इससे गूगल बड़ी फास्ट डिटेक्ट कर लेता है मटेरियल। चाहे आपके ऊपर आईडी कार्ड का नंबर लिखा हुआ है, आपकी शक्ल लगी हुई है, जो भी आप गंदे से गंदी तस्वीर भी क्वालिटी की डालोगे तो गूगल डिटेक्ट कर लेगा। उनके बोर्ड इतने फास्ट हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपने आर्टिकल भी डाल दिया, इमेज मतलब मैं कहता कॉपी पेस्ट डाल रहा है आर्टिकल, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि स्पिन करके उसका मतलब अच्छा मीनिंग वाला बना के, लेकिन इस तरह करना नहीं है आप लोगों ने। मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल कहाँ से लेने हैं और किस तरह से लेने हैं और किस तरह से उनको डालना है, ठीक है। अब जो आपने काम करना है, कोई भी आपके पास फोटोशॉप होगा, कैनवा होगा, गूगल पे हज़ारों के हिसाब से पड़े हुए हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आप इमेज कंप्रेस करते हो, बेशक टिनी इमेज कर लेना, ठीक है, कोई भी इस्तेमाल से इस्तेमाल कर लेना। आप जब भी उस वेबसाइट से इमेज डाउनलोड करोगे तो उस वेबसाइट का जिक्र आएगा। बात हमेशा याद रखना, कोई भी इमेज डाउनलोड करोगे कंप्रेस करके भी तो उस वेबसाइट के नीचे नाम लिखा हुआ आ जाएगा। इस नाम से क्या होगा कि गूगल का क्रॉलर जब भी आता है, आप वो वेबसाइट को अपलोड करते हो तो ये समझ लो कि आप उस वेबसाइट की प्रमोशन कर रहे हो। तो ये इस तरह से इस आप लोगों को फंसाया हुआ है। अब वो मैं आपको बताता हूँ। अब वो जो फंसाते हैं वो किस तरह से, आप कोई भी इमेज डाउनलोड करते हो, वीडियो डाउनलोड करते हो, फिर उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हो या किसी जगह पे भी उसको अपलोड करते हो। बात को याद रखना हमेशा कि आपने कोई भी इमेज डाउनलोड की, वीडियो डाउनलोड की, टिकटॉक की होगी, चाहे ये इमेज को कंप्रेस किया या कुछ भी किया, जब आप डाउनलोड करोगे तो उस वेबसाइट का उस इमेज के नीचे नाम लिखा हुआ आएगा। बेशक अभी कर लो, मुझे कोई इशू नहीं, तो नीचे एक इमेज का नाम लिखा हुआ आएगा। जब आप अपनी वेबसाइट में अपलोड करोगे आपको वही आर्टिकल इंडेक्स हो जाता है। मैं लिखता हूँ इमेज कंप्रेस, अब गूगल के इमेजेस वाले सेक्शन में मैं जाता हूँ, ठीक है। इमेजेस वाले सेक्शन में आया। अब मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी है अच्छी खासी, ये मेरी वेबसाइट रैंक्ड है। जब उसने ये नाम नीचे पढ़ना है ना, इमेज कंप्रेस, तो हो सकता है कि टॉप पे मेरी इमेज रैंक कर रही हो और नीचे उस वेबसाइट का नाम हो और सेकंड नंबर पे उसकी वही इमेज कंप्रेसर की वेबसाइट खड़ी हो। बात आई है समझ? अब तो ये सिस्टम होता है इमेजेस का। और अब आपने इमेज को किस तरह से अपना मलकियत बनानी है, ठीक है। अच्छा, ये तो इमेज थी कॉपी पेस्टेड और कॉपी राइट डिटेक्ट करने की, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये जो सारी चीज़ें, ये जितने भी एडवांस लेवल के यूज़र हैं ये उनके काम आएंगी, तो बेशक आप याद रखना। और अगर आपके जहन में ये बातें उठती हैं कि ये सब कुछ मैंने कहाँ से सीखा है, तो भाई ये मैंने सारा रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद आपको बता रहा हूँ। अगर बातों में कुछ हकीकत नज़र आए तो बेशक इसके ऊपर अमल करना, ठीक है। लेकिन ये जितनी मेरी वो कहते हैं ना, जिस लेवल से और जिस जहन से मैं काम करता हूँ वही सब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपसे कौन सा मैंने कभी कुछ छुपाया है ना, पहले छुपाया है और उसके बाद आपसे 2000 रुपये लिए हुए हैं कोर्स के, तो आप लोगों के साथ किस तरह से छुपा सकता हूँ। अब आ जाती है बात ये कि एक कॉपी राइट होता है,
एक लाइसेंस होल्डर होता है, लाइसेंसेबल। कॉपीराइट का ऑनर जो होता है, बात को ये बड़ा डिफरेंस है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। कॉपीराइट ऑनर हमेशा इमेज को हटा सकता है, आपकी वेबसाइट, आपकी यूट्यूब चैनल से, थंबनेल से डिलीट करवा सकता है। लेकिन अगर आपका पंगा कभी लाइसेंसेबल वालों से पड़ गया तो वो गवर्नमेंट से कह के आप पे फाइन भी भर सकता है। बात को समझ रहे हैं? या वो आपकी होस्टिंग वाले से रब्ता करके वो आपकी होस्टिंग को बंद करवाने के साथ साथ अगर आप रीओपन करवाते हैं तो वो वहाँ पे फाइन लगवा सकता है। लाइसेंसेबल जो इमेजेस होती हैं, जो वीडियोस होती हैं, उनका ये होता है, आप चाहे पाकिस्तान से, चाइना से, जिस जगह से भी हैं, मुझे पता है कि यूके, यूएसए से, अमेरिका से, बांग्लादेश से और स्विट्ज़रलैंड से भी इस ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो भाई बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे वहाँ से बैठ के देख रहे हैं और मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं यकीन था कि आप लोग यहाँ से भी मेरे चाहने वाले होंगे और इस तालीम को लेने के लिए आप मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। जो लाइसेंसेबल इमेजेस होती हैं, चाहे आप किसी कंट्री से भी हैं, तो वो आपके ऊपर, चाहे आप देखें, जो भी लाइसेंसेबल इमेज होती है गूगल के अंदर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होता है, या इस साइड पे लिखा हुआ आ रहा होता है, या इस साइड पे लिखा हुआ आ रहा होता है लाइसेंसेबल, उसके ऊपर लिखा आ रहा होता है, तो वो आपको फाइन भर सकता है। इमेज हटवाने के साथ साथ आपको फाइन चार्ज कर सकता है। वो कहेगा कि इसने मेरी सीधा सीधा चोरी की है। ये तो चलो ठीक है, कॉपीराइट इसने हटा दिया, स्ट्राइक मार दी, कुछ कर दिया, ये पक्का पक्का आपकी होस्टिंग भी बंद करवाएगा और आपको दूसरा काम भी करवाएगा। और उसे कहते हैं लाइसेंसेबल इमेजेस किस तरह से होती हैं। अब लाइसेंस कहाँ से बनता है, नेशनल आईडी कार्ड कहाँ से बनता है, गवर्नमेंट से बनता है ना। इसी तरह से बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से ऑर्डर लिया होता है और वो आपको फिर एक लाइसेंस अलाट करती हैं। चाहे आपका लोगो है, कोई ट्रेडमार्क है, वो रजिस्टर्ड होता है, तो इनको रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको गवर्नमेंट के जो बड़े अदारे होते हैं, अजीम अदारे होते हैं, और जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने बाकायदा तौर से एक कानून के मुताबिक एक्सेस ली होती है गवर्नमेंट से, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपको लाइसेंस देते हैं। चाहे इमेज है, चाहे देखो साउंड के ऊपर तक भी, साउंड का भी एक लाइसेंस होता है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं अपने साउंड के ऊपर लाइसेंस लगा सकता हूँ। यूट्यूब म्यूज़िक है, कोई भी म्यूज़िक आप डाउनलोड करते हो फ़ौरन से फैच करता है, डिटेक्ट करता है, सीधे मुँह से वाले के कोई भी गाने सुन रहे, पुराने गाने सुन रहे, उनके ऊपर कुछ भी सुन रहे हैं, ठीक है, पुराने गाने, वो नीचे कह देता है कि आपने ये गाना यूज़ किया है, नीचे बना हुआ आ जाता है कि भाई आप ये कॉपीराइट यूज़ कर रहे हैं। लाइसेंस के लाइसेंस होल्डर वो होते हैं, ठीक है, वो चाहें तो आपको स्ट्राइक दें या चाहे ना दें, और सारा पैसा ये कॉपीराइट वाले जो यूट्यूब के चैनल्स होते हैं उनके ऊपर जो कॉपीराइट सॉन्ग्स होते हैं वो हमेशा उसका पैसा कॉपीराइट ऑनर को जा रहा होता है। तो लाइसेंसेबल का वो फाइन कर सकते हैं, लेकिन उसको वो इनएलिजिबल कर देते हैं, वो दिखाना ही नहीं चाहते आपके चैनल पे। वो इनएलिजिबल, चाहे आप यूट्यूब पे यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर 2-3 दिन के अंदर वो आ जाती है स्ट्राइक, वो आप लोगों को नहीं पता, जिसे मैं कह रहा था कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। और ये इनएलिजिबल है, ये किसी कंट्रीज़ में कोई आपके वो वीडियोस भी शो नहीं होंगी, चाहे आप यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं या किसी और जगह पे। और उसके साथ साथ ये कि आप उसे छोड़ो, कोई भी मूवी आई या आपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, वो तीसरे चैनल ही सस्पेंड कर देते हैं। नोटिस किया है ना, वो कॉपीराइट वाले इतनी हिम्मत नहीं होती, वो सिर्फ स्ट्राइक भेजते हैं। ये जो लाइसेंस होल्डर होते हैं ये कभी भी नहीं चाहते कि आप उनका कंटेंट यूज़ करें। वार्नर ब्रोस जो कार्टून पब्लिशर्स हैं, अगर आप उनकी वीडियो उठाकर एक दिन लगाओ, चंद घंटों में स्ट्राइक ना आई या चंद घंटों में उन्होंने चैनल सस्पेंड ना किया ना, तो फिर कहना ये इस तरह की इनकी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स होते हैं। खैर, ये सारा प्रोसेस बताने के बाद एक और प्रोसेस आता है, वो ये कि ये जो एडवांस लेवल के लोग हैं जो बार बार सवाल करते हैं ना, तो मैंने कहा इनके सारे कंसेप्ट आज मैं क्लियर करता हूँ इस एक क्वेश्चन में। अभी तो ये एक क्वेश्चन है, अभी तो इस तरह के कई क्वेश्चन उठते हैं। मैं अब आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मान के चलो अब आपने कोई भी इमेज डाउनलोड कर ली, वो लाइसेंस वाली कभी भी डाउनलोड ना करना, बाकी जो भी गूगल से इमेज डाउनलोड करते हो उसके ऊपर
उसे फ़ोटोशॉप से एडिट करो, उसे कैनवा से करो। ये 3 बड़ी वेबसाइट्स हैं, और सॉरी ये सॉफ्टवेयर हैं, ये मोबाइल में भी हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर भी है, एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट्स भी हैं। आपने डाउनलोड की, ये फ़ोटोशॉप है, ये पीसी पे भी चलता है और ये चलता है मोबाइल पे भी। ये कैनवा है, ये वेबसाइट है। आप इमेज को डाउनलोड करके इसके अंदर इनके अंदर ऐड करके इमेज को दोबारा से रिक्रिएट करेंगे तो वो एक यूनिक एड्रेस बना देगी। आपकी इमेज क्या होगी, आप उसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इमेज की खाली बात करूँ ना, तो यकीन करो कि इमेज के अंदर आपका जिस टाइम आपने वो इमेज कैप्चर की, जिस टाइम वो डाउनलोड की, और वो किस मोबाइल से फ़ोन से वो डाउनलोड हुई और उसकी रेजोल्यूशन क्या, ये सारी की सारी डिटेक्ट हो जाती हैं। तो मेरे भाई एक एक चीज़ का मकसद होता है, बेमकसद कभी भी कोई चीज़ नहीं आती। अब ये नहीं होगी। अब कैनवा के साथ साथ कोरल ड्रा भी है, मैं खुद वो पर्सनल यूज़ करता हूँ। कोरल ड्रा भी है, फोटोशॉप भी है, बहुत इजी है। ठीक है, कैनवा, फोटोशॉप है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप इमेज को डाउनलोड करके रिक्रिएट करोगे। रिक्रिएट से मुराद ये है कि कोई भी इमेज डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद अगर आप ज़्यादा ही यूनिक करना चाहते हो तो इस इमेज के ऊपर जो भी डाउनलोड किया है इसके ऊपर www के साथ लगा के अपनी वेबसाइट की स्टैम्प लगा दो। मैं कहता हूँ कि ज़हीर अब्बास .org, ये मैंने ऊपर स्टैम्प लगा दी और उसको थोड़ा सा वाइट कलर दे दिया। इमेज क्या होगी, यूनिक होगी। गूगल क्रॉलर है, इमेज का एड्रेस यूनिक दिखा, वो कहेगा कि 100% यूनिक है, इसको अप्रूव करो, इस वेबसाइट को उठा के अप्रूव मारो। अच्छा, ये जो गूगल, मैं अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि मान के चलो कि अब ये थोड़ा सा मैं इस वीडियो को शॉर्ट भी करता हूँ, शॉर्ट तो नहीं करूँगा लेकिन सारा प्रोसेस समझा दूँगा। आर्टिकल में आर्टिकल लिखने का तरीक़ाकार मैं अगेन से बता रहा हूँ, ये आप नोटिस कर लें। H2 हेडिंग हो, टाइटल में देखें, फिर से मैं आपको एक आर्टिकल की फिर से बना के दिखा देता हूँ। टाइटल और चीज़ होती है, टाइटल सेम, टाइटल की एक ही हेडिंग होती है, वो कभी भी मोटी या पतली नहीं होती। ठीक है, टाइटल वो होता है जो ऊपर आपका मेन होता है। ठीक है, ये मेन टाइटल आपने देना है, उसके बाद आ जाती है हेडिंग, ये H2 देनी है, नीचे फिर पैराग्राफ। इस सीक्वेंस से अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपकी वेबसाइट कभी भी रिजेक्ट होगी तो मुझे कहना, और ये शर्त लगा कहता हूँ कि आपने मुझे दोबारा से बताना भी है कि आपकी कभी कोई वेबसाइट रिजेक्ट हुई है या उसको कोई और इशू हुआ है, तो मुझे लाजमी से वो बता भी देना बेशक। H2, अब H2 के बाद हमेशा H3 यूज़ किया करें, इसी तरह H4, और हमेशा एक रैंकिंग फैक्टर ये है, इमेज को टाइटल के फ़ौरन बाद कभी भी नहीं डालते। ये जो बड़े लोग हैं ये वो ही समझ सकते हैं, जो एडवांस लेवल के हैं ना, नॉर्मल पर्सन की तो सोच समझ से ही बाहर है। कोई भी इमेज डालते हो अगर प्रॉपर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये डाल दी इमेज डाली है, इसके नीचे कभी भी H2 की हेडिंग ना दें। ठीक है, हमेशा इस तरह से काम करना है कि पहले टाइटल, हेडिंग, H2 का मतलब होता है हेडिंग। ठीक है, H2 वो साइज, 2 मतलब साइज है। ठीक है, H2 में पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद फिर इमेज, फिर नीचे हेडिंग, फिर नीचे पैराग्राफ। चाहे आपका 200 वर्ड्स का भी आर्टिकल है, इस तरह खूबसूरत सा आर्टिकल बना हुआ है, ये चीज़ें नोट है आपके सामने, आज भी कल भी इसी तरह से अप्रूव होता है। और उसके बाद कितनी पोस्टों की नीड होती है वेबसाइट की, कितनी एज होनी चाहिए, वो क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो भी सारा बताऊँगा। टाइटल आर्टिकल का समझ आ गया, इसका समझ आ गया आर्टिकल का।
इमेज की समझ आ गई और उसके साथ साथ इमेज यूनिक करने का तरीक़ाकार आ गया, साथ ही साथ 3 पेजेस क्रिएट करने का तरीक़ाकार आ गया। अब आ जाती है बात फाइनल जो है देखें, बात को हमेशा याद रखें, कुछ पैसों को कमाने के लिए ना कुछ टाइम हमें देना पड़ता है। अब जो इंसान होप उम्मीद छोड़ देता कि यार मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, क्या होगा, किस तरह से होगा। आप मैं कहता हूँ कि एक करियाने की स्टोर पे या मेडिकल स्टोर पे आप काम करते हो, वो पर मंथ आपको 20 के INR या PKR देता है, ठीक है, 20,000 30,000 ज़्यादातर यही होता है, इससे ऊपर मैंने नहीं देखा। 50,000 देते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये बहुत कम है। आम यूज़र को तो अव्वल नौकरी पे रखते ही नहीं, ठीक है। अब जितना आप काम हाँ करते हैं, ये काम उससे हमेशा ही कम और आपकी अपनी मर्ज़ी का होता है, और फिर भी आप लोग इसकी कदर नहीं करते, तो भाई अल्लाह वारिस है आप लोगों का, अब क्या करे बंदा। अब इसके बाद आ जाती है बात कि कंसेप्ट उनके क्लियर हो गए। अब आ जाती है बात के आर्टिकल्स 150 वर्ड का भी हो, लेकिन वो लिखा रीडेबिलिटी प्लस सही तरह से यूनिक है, रीडेबिलिटी प्लस और उसका यूनिक। ट्रैफिक नहीं भी हो तो आपकी वेबसाइट अप्रूव होगी। अब टोटल मैं हमेशा लिखता हूँ 150 प्लस आर्टिकल्स, 150 प्लस आर्टिकल्स मैं गारंटी अप्रूवल देता हूँ। अब लोग ये समझते हैं कि मैं खुद अप्रूव क्यों नहीं करवा रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और मेरे पास आता ही वो यूज़र है जिससे मैं 30 35 20 25 हज़ार रुपये अप्रूवल का खाली देता हूँ। और मैं उन वेबसाइट्स का देखें, मैं अप्रूव इस वजह से करवाना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि आपका एक ब्रांड नेम है और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक उसके ऊपर अप्रूवल हो रहा है, तो अब आप उसके लिए 6-7 हज़ार रुपये दो तो वो क्या उसका हक है? कभी भी नहीं ये काम करना। हमेशा वो काम करो जिसमें आपको बेनिफिट हो। आप अगले बंदे को ये कह सकते हैं कि आपने यार अप्रूवल मुझसे करवाना है, ठीक है, मेरी मर्ज़ी के पैसे होंगे, अप्रूवल गारंटी होगा। आपकी पर्सनल डोमेन है, आपने इसको लाइफ टाइम में से अर्निंग खानी है, तो क्या इसके लिए आप 30 हज़ार रुपये भी नहीं भरेंगे? अगर वो कोई कहता है कि यार मैं तो कोई लोकल बंदा हूँ, तो भाई उसे कहो कि भाई 12-15 हज़ार वैसे भी रेट चल रहा है, उसको 5-6 हज़ार भर के और नई वेबसाइट ही बाई कर ले एडसेंस अप्रूव। तो उनके लिए आप ये जवाब आगे से रखा करें। अब 150 प्लस आर्टिकल्स आपने डाल लेने हैं। हाँ, यूनिक कंटेंट भी मैं बताता हूँ, हौसला रखें, कोई टेंशन वाली बात कोई नहीं है। तो 150 प्लस आर्टिकल्स जब होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, एडसेंस अप्रूव हो जाता है। अब एक लास्ट जो चीज़ है वो इंतहा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमेशा याद रखनी है। ये सब कुछ हो गया, आर्टिकल की रीडेबिलिटी, यूनिक, 150 प्लस आर्टिकल्स। एक यहाँ पे छोटी सी बात ये है कि 3 ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं, अगर जिनको आप फॉलो करते हैं कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे। सबसे पहले तो है सर्च कंसोल, गूगल न्यूज़, थर्ड है, सॉरी ये दो, अच्छा सर्च नहीं थर्ड एक वो एनालिटिक्स है, वो सिर्फ एनालाइज करने के लिए। अच्छा, सर्च कंसोल के अंदर आपने आर्टिकल्स को इंडेक्स करवाना है। देखें, आप जब तक अपनी वेबसाइट का गूगल को बताते ही नहीं है, किसी बंदों को बताते ही नहीं है। अब मान के चलो कि हमारे गांव में किसी जगह दुकान ओपन हुई है, ठीक है, तो हम मस्जिदों में जाके ऐलान करवाते थे कि इस बंदे ने, फलां शख्स ने ये शॉप ओपन करवाई है, कसाई की दुकान है या मुर्गियों वाली की दुकान है, तो वो फिर यूज़र उसके पास आता था कि इस महल्ले में ये दुकान बन चुकी है।
एडवर्टाइजिंग हो रही है ना। और सेकंड नंबर पे ये चीज़ आती थी कि अगर हमने बड़े शहरों में बनवाते थे ना तो हम वो ओपनिंग करवाते हैं, जिसे आप ओपनिंग सेरेमनी कहते हैं, बड़े लोग अपनी ज़बान के अंदर, ठीक है, बड़े लोग बड़ी बातें, ओपनिंग सेरेमनी, वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं और बड़े बड़े लोग आए होते हैं और उनकी प्रमोशन कर रहे होते हैं, बस ये काम होता है। वो कहते हैं ना कि वे ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग इज़ नाउ चेंज, मतलब कि काम करने की सलाहियत और काम करने के तौर और तरीक़ेकार वो सारे बदल चुके हैं। इन्होंने अपनी अपनी ज़बान में उसको ये कहना शुरू कर दिया और फिर क्या होता है, इनके पास यूज़र आता है, गाहक आता है। इसी तरह हमने क्या काम करना होता है, हमारा जो ऑनर है ना, ये समझ लो कि जो बड़े लोग हैं वो गूगल हैं, तो हमने गूगल, ये सर्च कंसोल किसका, ये भी गूगल का है। अब हमने गूगल के अंदर अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करना होता है, ठीक है। दूसरा गूगल न्यूज़ से अप्रूवल लेना होता है। तीसरा गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना होता है और एनालिटिक्स को सर्च कंसोल के साथ भी कनेक्ट करना होता है। इसका एक तीसरा ऑप्शन आया है, वो सर्च इनसाइट्स का, उसे बोलते हैं सर्च इनसाइट्स, सर्च कंसोल इनसाइट्स या जो भी है ना। इसने ये ऑप्शन अभी एक न्यू लॉन्च करवाया, ये काफ़ी टाइम से है। ये किसकी बेस पे आपको दिखाता है कि इतना यूज़र आपके पास आया, जब एनालिटिक्स कनेक्ट कर देते हो फिर उसकी बेस पे ये आपको सर्च इनसाइट्स दिखाता है और जितना यूज़र जो जिस आर्टिकल के ऊपर जो यूज़र आ रहा है वो आपको ये इस सर्च इनसाइट्स के अंदर दिखाता है। ये शॉर्ट फॉर्म में एक समझ लो कि एनालिटिक्स और सर्च कंसोल को मिक्स करने के बाद ये निकला है। गूगल न्यूज़ क्यों ज़रूरी है? गूगल न्यूज़ इस वजह से ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट जब तक इंडेक्स ही नहीं होगी तो वो अप्रूव ही नहीं होगी। जब जो गूगल न्यूज़ है ना, आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो एडवांस लेवल के लोग हैं, जो लॉन्ग टाइम लेके चलना चाहते हैं अपनी वेबसाइट्स को, वो गूगल न्यूज़ से अप्रूव करवाएं। गूगल न्यूज़ और सर्च कंसोल की API को इकट्ठा किया हुआ है। जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ये फ़ौरन से इंस्टेंट इंडेक्स होते हैं, विदाउट साइट मैप भी। अगर साइट मैप ना भी हो तो ये न्यूज़ की वजह से आपके आर्टिकल्स यूं करके इंस्टेंट इंडेक्स होते हैं। अब आ जाती है बात ये कि एनालिटिक्स क्यों ज़रूरी है। एनालिटिक्स से एनालाइज करते हो कितना विजिटर कब आया, किस जगह से आया, कहाँ से आया, कौन कौन आ रहा है, वो सारे प्रोसेस एनालिटिक्स दिखाता है, ठीक है। किस लिंक पे आ रहा है यूज़र, किस IP से आ रहा है और किस लोकेशन से आ रहा है, ये सारा गूगल एनालिटिक्स दिखाता है। गूगल न्यूज़ आपके आर्टिकल्स को इंडेक्स करने में फ़ौरन इंस्टेंट इंडेक्स करवाती है। ये समझ लो कि इंस्टेंट इंडेक्सिंग टूल है, ठीक है। ये हमारा इंस्टेंट इंडेक्सिंग टूल, इंस्टेंट इंडेक्सिंग, ये समझ लो कि गूगल न्यूज़ टूल है। अब सर्च कंसोल का एक सिस्टम ये होता है कि अच्छा, सर्च कंसोल के अंदर आपने साइट मैप को सबमिट करना होता है। साइट मैप, बात को समझ रहे हैं? साइट मैप क्या होता है? ओवरव्यू ऑफ साइट, ओवरव्यू या करालर भी कह सकते हैं। सॉरी, करालर तो गूगल को कहेंगे ना, जो उसका बोट होगा वो करालर का। ओवरव्यू ऑफ साइट, सारी की सारी वेबसाइट कोडिंग फॉर्म के अंदर साइट मैप के ऊपर बनी पड़ी होती है, जनरेट हुई पड़ी होती है। अब इसके अंदर क्या सिस्टम होता है, जब भी आपकी कोई भी वेबसाइट आप बनाते हो तो उसका एक साइट मैप बनता है। ऑफिशियल sitemaps.org का सहारा लेते हैं। ये कंपनी क्या करती है, साइट मैप जनरेट करके देती है। वर्डप्रेस जब फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करते हो, जो एडवांस लेवल के यूज़र हैं, एक प्लगइन यूज़ करते हो योस्ट SEO, वो भी किसका सहारा लेती है, sitemaps.org का। फिर वर्डप्रेस पे वो उसकी मदद के थ्रू एक साइट मैप जनरेट कर देती है और उसको कुछ इस तरह का नाम होता है, साइट मैप .xml। अच्छा, .xml भी ये समझ लें कि ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, ये भी एक फॉर्म है। और साइट मैप क्या होता है, ये साइट मैप जिस तरह जनरेट करते हैं, ओपन करते हैं कोडिंग की शक्ल में और URL की शक्ल में लिखा हुआ आ जाता है कि इतने आर्टिकल्स हैं, इतनी उनकी लिस्ट आ जाती है। अब ये हम क्या, इस फाइल को जो होता है हम, इसने एक ऑप्शन ये होता है इसने सर्च कंसोल,
अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस फाइल को सबमिट करते हैं, तो जितने भी चाहे वो 100 आर्टिकल हैं, 200 हैं, ऑटोमेटिकली सारी चाहे कैटेगरीज हैं, पेजेस हैं, उनको ये इंडेक्स करना शुरू कर देता है। ये इंस्टेंट कभी भी इंडेक्स नहीं करता। सबसे बड़ी रीज़न ये अप्रूव है, अगर गूगल न्यूज़ अप्रूव है, ये भी इंस्टेंट इंडेक्स करेगा, गूगल भी इंस्टेंट इंडेक्स करेगा। गूगल न्यूज़ इस वजह से आप लोगों के आर्टिकल्स को इंडेक्स करता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फार्म है कि गूगल न्यूज़ एट द टाइम रैंक होती है। गूगल ने ये कहा हुआ कि देखो कोई भी न्यूज़ पब्लिश होती है तो उसे तो हमने इंस्टेंट दिखाना होता है, तो वो इंस्टेंट इंडेक्स के लिए उसने अपने एक गूगल न्यूज़ का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर गूगल न्यूज़ का एक है जहाँ पे हमें न्यूज़ दिखाई देती हैं, और वो कहाँ से आ रही होती हैं, वो गूगल न्यूज़ से आ रही होती हैं। इंस्टेंट की जो खबर होती है, वेबसाइट से हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, वो हमें उसके थ्रू दिखा रहा होता है। यूट्यूब के भी थ्रू दिखाता है, लेकिन गूगल न्यूज़ जो वेबसाइट्स के लिए है वो गूगल न्यूज़ है, ठीक है। जितनी भी वेबसाइट्स की न्यूज़ होती हैं वो सारी उसके अंदर बड़ी बड़ी न्यूज़ वाली वेबसाइट उसके अंदर उनकी न्यूज़ वगैरह जो हैं, जो इंस्टेंट एट द टाइम की न्यूज़ होती हैं, वो सारी इस गूगल न्यूज़ वाले सेक्शन के अंदर गूगल न्यूज़ एप्लीकेशन के अंदर नज़र आ रही होती हैं। अब आ जाती है बात यह कि साइट मैप भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया, 150 आर्टिकल भी डाल दिए, पेजेस भी डाल दिए। लास्ट में एक अहम और जो एक बात है, ये तो बीच में 2-3 छोटी मोटी टिप्स थी। अच्छा, साइट मैप आपने डाल के क्या कर देना है, छोड़ देना है। साइट मैप डालने के बाद आपने क्या काम करना है, छोड़ देना है, और उसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, नेविगेशन इम्पोर्टेंट है। इस जितनी भी मैंने आपको बातें समझाई हैं उन सब में से नेविगेशन का समझाना ज़रूरी है। चाहे ये नेविगेशन मेन्यू है या नेविगेशन है, नेविगेशन का मतलब ही नहीं पता भाई, आप लोग किस दुनिया में हो, कहाँ पे रहते हो, नेविगेशन का मतलब नहीं आप लोगों को पता। नेविगेशन 3 किस्म के होते हैं। एक होता है टॉप नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन, सेंटर नेविगेशन। और होता क्या है, आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट को, वेबसाइट की 3 पट्टियां नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। ये एक यूं करके, एक यूं करके, यहाँ पे यूं नज़र आ रही होती है, एक यूं नीचे नज़र आ रही होती है, ठीक है। टॉप, हेडर, बॉटम। अच्छा, ये सेंटर में नहीं है, ये हेडर है, ठीक है। ये टॉप, हेडर और बॉटम, ये हेड के ऊपर ये नेविगेशन है। अब इनके अंदर क्या आता है, इसके ऊपर अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस, और बस ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे अक्सर डेट भी डाली होती है, यहाँ पे डेट भी नज़र आ रही होती है वेबसाइट्स के अंदर और ब्लॉग्स के अंदर। और यहाँ पे हमेशा कभी भी कैटेगरीज कभी भी पेजेस यहाँ पे नहीं आते हैं। हमेशा बात को याद रखना, अगर किसी ने आपको गाइड किया है तो वो गलत गाइड किया होगा। हमेशा यहाँ पे कभी भी पेजेस नहीं आते। जिनकी 2 नेविगेशन होता है तो मैं भी वो यहाँ पे उस अबाउट, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पेजेस को यूज़ करते हों, लेकिन अगर वो यहाँ पे पेजेस को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरीज को यूज़ करते होंगे लास्ट वाले में, ठीक है। अव्वल तो इस तरह कभी होता ही नहीं है। ये ऊपर अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस अगर यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस, यहाँ पे कैटेगरीज की लिस्ट शो हो रही होती है। अच्छा, ये होता है मेन्यू नेविगेशन, इसको बोलते हैं, एक तो हेडर नेविगेशन और इसको मेन्यू नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है कि पहचान करवाना, नेविगेट, किसी चीज़ को भी वो परखना या जो भी नेविगेट करना, ठीक है, ये नेविगेशन होता है। और नेविगेशन का इशू आता ही इस वजह से है, मेन मेन्यू नेविगेशन की वजह से। अब इसके अंदर कैटेगरीज के अंदर मिसाल के तौर पे मैं इलेक्ट्रिसिटी का काम करता हूँ। अब इलेक्ट्रिसिटी में मैं कहता हूँ कि मैंने अपना पंखा ठीक करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी वाली कैटेगरी में नीचे ड्रॉप डाउन बना होता है। ड्रॉप डाउन तो समझते हो ना, ये 1 कैटेगरी है, ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पे ये मैं कहता हूँ कि मेरे पास कैटेगरी है
गूगल की फॉर एग्जांपल के तौर पे सेकंड पे कैटेगरी है। अब इसके नीचे बने होते हैं ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में क्या होता है, ड्रॉप डाउन जिस तरह क्लिक करते हो नीचे कैटेगरीज के अंदर जो जो लिस्ट आ रही होती है आर्टिकल्स की वो खुल जाते हैं। आप इन 3 से 4 आर्टिकल ड्रॉप डाउन में डालने होते हैं, ठीक है। गूगल है, ये मैं एडसेंस की डाल देता हूँ, एडसेंस इश्यूज फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन में लिखूँगा एड लिमिट, सेकंड पॉलिसी वायलेशन। हल्का ये कल का टॉपिक है, मैं आज सिर्फ वैसे बता रहा हूँ। गूगल में मैं कहता हूँ कि गूगल न्यूज़, गूगल सैंडबॉक्स, ये फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल्स हैं, ये ऊपर कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज के अंदर आर्टिकल्स की ड्रॉप डाउन हो गई। ये 1 2 3 4 जितनी कैटेगरीज ऊपर भर के आती हैं वो डाल दें। और नीचे ये बात हमेशा याद रखना, जिसका अब ये गलत हुआ तो भाई मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप लोग क्यों गलत करते हो। यहाँ पे मेन्यू की कैटेगरीज डलती हैं, उसके नीचे ड्रॉप डाउन होते हैं। ये यूँ उनके जिस कैटेगरी के आर्टिकल्स हैं वो नीचे ड्रॉप हो रहे थे। अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी पेज, नीचे पेजेस भी आ रहे होते हैं, कैटेगरी भी आ रही होती हैं। और नहीं तो यहाँ पे अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस, और यहाँ पे कॉपीराइट का वो डिव फॉर्म बना होता है, ठीक है। लाइक वो लिखा होता है C 2022 ऑल राइट्स रिजर्व। जो भी वेबसाइट का नाम है मैं कहता हूँ कि ज़हीर फॉर एग्जांपल के, जहाँ पे कॉपीराइट का साइन आ रहा होता है और यहाँ पे फिर पेजेस आ रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं नेविगेशन। ये चीज़ें कंप्लीट है, इनके सिवा कोई अगर कहता है कि यार ये हो वो हो, झूठ बोल रहा है, झूठे पे खुदा की लानत होती है भाई। ये नेविगेशन होते हैं, आर्टिकल्स यूनिक होते हैं, प्राइवेसी ये पेजेस होते हैं, मेन्यूज बनी हुई होती हैं खूबसूरत सी, और ये बन जाती है वेबसाइट प्रॉपर गुड। और उसके बाद आ जाती बात ये कि ये सारा कुछ होने के बाद अब आ जाते हैं सिंपल स्टेप। अब आप कह सकते हैं कि भाई वेबसाइट की थीम अच्छी हो, वेबसाइट की फास्ट लोडिंग थीम हो, ये सब कुछ हो जिसमें मेन्यूज और ये सब कुछ आए, वही वेबसाइट अप्रूव होगी। और ये इनको बोलते हैं विदाउट ज़ीरो ट्रैफिक बेस्ड ऑन कंटेंट, ठीक है। ज़ीरो ट्रैफिक बेस्ड ऑन कंटेंट, तो इनको क्या करते हैं वेबसाइट, इनको एडसेंस क्या करता है, अप्रूव करता है। अब शर्त ये है, आपने 2 किस्म का कंटेंट डालना है। एक वो कंटेंट जिसका गूगल के ऊपर जिक्र है लेकिन उसका वजूद अभी तक कोई नहीं है। अब ये आपने अपने जहन से, मैं आर्टिकल्स बताऊंगा अभी सही, उससे तो आप अनलिमिटेड ले ही सकते हैं अप्रूवल। लेकिन अगर आप कोई लॉन्ग टाइम वो कहता है ना कि खुददार है और वो खुद काम करना चाहते हैं, तो वो भी बताऊंगा। और दूसरा ये होता है कि वो आर्टिकल्स जिनका वजूद कोई ना हो वो आपने डालना है, ठीक है। जिक्र हो, वजूद ना हो, या वजूद हो ही नहीं, 2 किस्म के ये आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उनको किस लैंग्वेज में डालना है, वो लैंग्वेज जो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट मैं उधर चल के आपको स्क्रीन की तरफ दिखाता भी हूँ, ठीक है। सपोर्टेबल, बस ये सारा प्रोसेस है अप्रूवल का। इसके सिवा जो भी कहता है कि वो भाई झूठ बोलता है, मुझे नहीं पता, या अगर आपको पता है तो मुझे भी ज़रा बताएं आके कि भाई हो जाता है। सिर्फ सिंपल यही स्टेप होता है, और ये 100% कन्फर्म अप्रूवल लेने के लिए होता है। अब इसके अंदर कई 2-3 सवाल और भी उठता है, वो अभी जहन में आए हैं कि साइट की एज कितनी होनी चाहिए। ब्लॉगर है या वर्डप्रेस है, साइट की एज डोमेन लेते साथ 3 दिन हो, 3 दिन की एज हो तो भाई अप्रूव हो जाता है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। अब आर्टिकल्स इंडेक्स होने में 30 डेज प्लस लग जाता है अगर गूगल न्यूज़ अप्रूव नहीं हो रही आपकी। हालांकि गूगल न्यूज़ अप्रूवल करवाना बहुत आसान है, मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया भी हुआ है, ठीक है। और गूगल न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ वाली वेबसाइट्स को अप्रूवल मिलता है और ब्लॉग वाली वेबसाइट्स को फास्ट अप्रूवल मिलता है। 30 डेज़ के अंदर आपके आर्टिकल्स इंडेक्स होते हैं, तब जाके आपकी एक वेबसाइट प्रॉपर रेडी होती है। और अगर उसके ऊपर इन दौरान गूगल सर्च से एक आधा विजिटर भी आ गया तो 100% गारंटी के बाद आपका एडसेंस अप्रूव हो गई होगा, नहीं तो फिर भी 100% होगा। अब 3 दिन या 30 दिन, अब
मैंने अपनी आंखों से और जो खुद 7 दिन के अंदर, 7 नहीं तो 6 दिन के कह दें, 6 दिन के अंदर 6 डेज अप्रूवल मिल गए। कन्फर्म अप्रूवल लेना है डिफरेंट कैटेगरीज बनाने के बाद 150 आर्टिकल्स आपने लाजमी लिखना है। हमेशा याद रखना कि उस चीज़ पे कभी भी ना जाना जो कसीर तादाद में, जो अनलिमिटेड टाइम्स गूगल के ऊपर पड़ी हुई है। आप वो कहना कि मतलब कि कम टाइम वो गूगल पे पड़ी हो, उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बना लें। बड़ी कैटेगरीज पड़ी हैं, आप लोग तलाश ही नहीं करते, सर्च ही नहीं करते बस, और सिर्फ बातें करते हैं और कुछ भी नहीं। तो भाई आपको 6 डेज़ के अंदर कंफर्म जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और जिनके पास, मैंने आपको ऑलरेडी वो सब कुछ बता चुका हूँ। तो अब चलते हैं। यार मैं अभी थोड़ा सा थक चुका हूँ, मुझे प्यास लगी है, लेकिन मैं आपको जो है ना ये कंफर्म करवाता हूँ अभी। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। इम्पोर्टेंस क्यों है? अब एक सवाल आता है कि वो पैसे वाला, पैसे 30 से 50 हज़ार कैसे कमाएं, वो सब कुछ। भाई ये सारे प्रोसेस के बाद वो लास्ट पे भी बताऊंगा, लेकिन इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। गूगल एडसेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? अच्छा खैर, ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि जब गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, तो गूगल आपको क्या कर देता है, कल ही बताया था कि फ्रंट डैशबोर्ड दे देता है। और जिस तरह वो डैशबोर्ड दे देता है, आपके पास विजिटर अगर आ रहा होता है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होती है, आपके डॉलर जनरेट शुरू हो जाते हैं। वेरिफिकेशन होती है तो आप बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हो। $100 होते हैं, फिर आपके बैंक में वो हर माह की 21 तारीख को, हालांकि वो कल के प्रोसेस है, मैं कल सब कुछ बता दूंगा कि पेमेंट प्रोसेस क्या है, किस तरह से पेमेंट मिलती है और क्या है, वो सारा मैं कल बता दूंगा। लेकिन फिर भी वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, जब आपके पास अप्रूव हो जाता है तो आप उस वेबसाइट को उठा के बेच सकते हो। एक वेबसाइट बिकती है 10,000 से ले के 30,000 तक, 30K, ठीक है। 10 से 30,000 की एक वेबसाइट में बिकती है, और 10 से 15 की भी बिक सकती है, 20 की भी, 18 की, 17 की भी। ये भी ज़हन में रखना, ये भी सारी मार्केट्स होती हैं, इनके सिम पॉइंट ऑफ सेल। अभी ये तीसरा जो चौथा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है। ये फ्रेश साइट है तो 10 से 30,000 की बिकेगी। पिन वेरीफाई है, वो जब एड्रेस देखें, जो बेसिक्स हैं वो भाई बात सुने, जो एड्रेस, जो वेबसाइट बिल्कुल न्यू होती है और वो वेरिफिकेशन हो जाती है $10 के बाद, जो कि मैंने कल के टॉपिक में बताया था। फिर भी अगर कोई आपके जेहन में सवाल रह गया तो मुझे ग्रुप के बाद आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो मैं आपको कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा। जो पिन वेरीफाइड वेबसाइट है वो 30 से 60,000 की बिकती है, ठीक है। एक माह में अगर आप सोचो आपके पास 10 वेबसाइट्स हैं, सिर्फ माइंड वे ऑफ थिंक करो, और 10 वेबसाइट कितनी आपको देती हैं अप्रूवल, और ये 10 अभी कम है, अभी तो आगे जाके आपको और भी काफ़ी सिखाना है, अनलिमिटेड अप्रूवल और वो सारा कुछ। तो भाई ये इसका सेकंड था प्रोसेस, लाइव प्रूफ, और ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ 30 से 50,000। अब ये 30 से 50,000 पे बात ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है। मैं एक दफ़ा इनके थोड़े से स्टेप लिख दूँ। इंस्टेंट अप्रूव हुई वेबसाइट फ्रेश है, फ्रेश अप्रूव, पिन वेरीफाइड, पे रिसीव्ड, अच्छा फ्रेश अप्रूव की जो प्राइस होती है वो 10 से लेके 30K तक है। और ये सारी जो प्राइसेस हैं ये मैं PKR में बता रहा हूँ, ठीक है, ना कि INR में, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर बता रहा हूँ, ना कि INR में, ठीक है। जो पिन वेरीफाइड वेबसाइट होती है वो मैं आपको बताता हूँ 30K to 60K, इतने की होती है।
पेमेंट रिसीव्ड जो वेबसाइट होती है वो 70K, 60K और उसे कहते हैं 10K, ओ सॉरी 100, सॉरी ये ना मैं थोड़ा सा गलत लिख बैठा, 1000K तक भी होती हैं। ये बेस्ड करता है वेबसाइट कितनी पेमेंट्स रिसीव्ड है, मतलब कि 10 लाख रुपया, ठीक है। ये नॉर्मल प्राइस बता रहा हूँ, ये भी ज़्यादा नहीं बता रहा, 10 लाख तक भी होती हैं, 70,000 की भी है, 60 की भी है, 1 लाख की भी है, 30,000 की, 60,000 की, और ये सारे बेशक नोटिस कर लो आप लोग। ये बात ध्यान में आके कि ये वेबसाइट क्या होती हैं, सेल होती हैं। ये किस तरह से सेल होती हैं, ये भी थर्ड टॉपिक है, अभी सॉरी फोर्थ टॉपिक है। और क्योंकि कल CPC इंक्रीज़ करने का तरीक़ाकार बताना और बाकी तरीक़ाकार। अब फ्रेश अप्रूव किस तरह से होती है, प्रोसेस सारा बता दिया। एडसेंस अप्रूवल का साइट का होना ज़रूरी है और बाकी फलाना जो पीछे मैं अभी समझा चुका हूँ। 10,000 से 30,000 की बिकती है अगर आपकी इंस्टेंट अप्रूव हुई है, अभी अप्रूव हुई है, या 2 दिन हुए, 3 दिन पहले अप्रूव हुई है, ठीक है। एडसेंस का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है और वेबसाइट रेडी लिखा हुआ आ रहा है। और बाकी पिन वेरीफाइड होती है वो 30 से 60,000 की। जब आपके $10 होने के बाद आप की वो पिन आती है, लेटर आ गया, 30 से 60,000 रुपये की वो आसामी है। पेमेंट रिसीव 70, 60, 10 लाख, 80,000, 90,000, लाख, 1,20,000, 1,30,000, ये इस रेंज तक वेबसाइट्स होती हैं। वो बेस्ड करती हैं कि आपकी वेबसाइट कितनी पेमेंट रिसीव्ड है, कितनी पेमेंट रिसीव्ड नहीं है। अब आ जाती है बात ये कि ये सब कुछ तो हो गया, ये कि अच्छा ये मैं इधर रेज कर दूं। और लास्ट में बस इसकी एक बात ही कवर करूंगा कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टाइम इसको लेके चलते हैं तो ये आपको इतने डॉलर आप सेल नहीं करते। अगर आप ऑर्गेनिक काम करते हैं तो ये मंथली ये साइन देख रहे हैं, ये डॉलर का साइन है और ये 10,000, 1,000, 2,000, 500, 600 और मैक्सिमम इतने हैं, ठीक है। मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतने जो खुद आंखों से देख चुके हैं फिर वही हाल बताना है। और ये एम का मतलब होता है मिलियन, और ये आगे डॉलर का साइन में डाल देता हूँ। बात को समझ रहे हैं, इतने अचीव तो नहीं किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो देखी है, आंखों देखा हाल, वही बता रहा हूँ। इतने मिलियन डॉलर्स आप अगर ऑर्गेनिक काम करते हैं लाइफ टाइम तो वो आपको ब्रांड बन जाता है और वो आपको इतनी मंथली पे आउट भी देता है। और इतने यार इतने तो समझ लो कि मैंने देखे हैं, ठीक है। इतने तो ये समझ लो कि मैं मंथ में देखता ही रहता हूँ, 1000K या 100K डॉलर के करीब तो मैं देखता ही रहता हूँ। ये एडसेंस के अंदर पैसे लोगों ने रिसीव किए, ये सब कुछ ये मैं देखता रहता हूँ, ये आम है। अब आ जाती है बात ये कि अच्छा 1K में जो 1K होता है उसका मतलब होता है 1000, ठीक है। जो 10K मतलब होता है उसका 10,000, K का मतलब होता है 1000 और M का मतलब होता है मिलियन, ठीक है। और फिर T का मतलब होता है ट्रिलियन, या वो आके खुद ही हिसाब लगाते रहना। अच्छा ये इम्पोर्टेंट इस वजह से होता है कि ये आपको पेमेंट देता है आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर और आप इसको सेल परचेज भी कर सकते हैं। तीसरा काम, आप लोगों के मुंह पर मुस्कुराहट होगी कि यार तीसरा काम क्या कर सकते हैं। तीसरा फ्रेश एडसेंस के ऊपर लोडिंग वाला काम कर सकते हैं। बात को समझ रहे हैं, तीसरा काम लोडिंग वाला कर सकते हैं। लोडिंग क्या होती है, जिस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है ही नहीं, ज़ीरो ट्रैफिक है, उस वेबसाइट के ऊपर किसी के साथ पार्टनरशिप करके उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर वो ट्रैफिक देता है और आपके डॉलर जनरेट करता है, उसको बोलते हैं लोडिंग। और ये भी इन्होंने नाम दिया है, हमें नहीं पता किस लोडिंग क्यों कहते हैं, ठीक है। डॉलर बीच में बनते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और वो ये काम होता है रिस्की मुराद ये है कि अकाउंट फारिग हो जाता है, ठीक है। अकाउंट सस्पेंड, डिसेबल, ऐड लिमिट, अकाउंट सस्पेंडेड, ये इशू होता है इसके अंदर। हालांकि ये काम बड़े शौक से लोग करते हैं,
ये थर्ड पॉइंट था, ये इस वजह से इम्पोर्टेंट था। इसके सिवा और भी काफ़ी पॉइंट है, लेकिन जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, इस वजह से कि ये काम जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप तमाम दोस्तों को ये क्लास जो है, अभी तीसरा सवाल भी कवर करना, हाउ टू मेक अनलिमिटेड गूगल एडसेंस अकाउंट, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो कोशिश करूँगा कि सुबह सुबह वो आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो आई होप आपको आज की क्लास मज़े की लगी होगी। और अभी क्योंकि मैं स्क्रीन के ऊपर भी आप तमाम लोगों को बताना है, समझाना है, तो मैं स्क्रीन की तरफ चलता हूँ। तो भाई मुझे भी दें इजाज़त, अभी स्क्रीन की तरफ मिलते हैं।